देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया होगा, स्क्रीन शेयर हो गया। यस मैम। अच्छा, तो देखो हम लोग फाइनल अकाउंट्स कर रहे थे, वो कर रहे थे नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज का। ठीक है, तो मैंने हम लोग का जो भी एक्सरसाइज मतलब एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन था वो मैंने पूरा करवा दिया, और जो तुम लोगों का एक्सरसाइज था, ठीक है, एक्सरसाइज का जो भी क्वेश्चन है उसको उसका मेरा सोल्यूशन है। ठीक है, सोल्यूशन वीडियो है, तो मैंने वो सिलेक्ट कर रखा है, अभी इस क्लास के बाद हम भेज देंगे। तो मैंने तो होमवर्क दिया था तुम लोग को उसको करने के लिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ है तो प्लीज़ उसको देख लेना, वहाँ पर सारा डिटेल्स बताया हुआ है जो भी हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अच्छा, इम्पॉर्टेंट है लेकिन, ठीक है, एग्जाम में वहां से आया हुआ है, तो तुम लोग वहां से जरूर देख लेना, जो भी क्वेश्चन है सारा सॉल्व किया हुआ है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज स्टार्ट करेंगे। छोटा सा क्वेश्चन मतलब छोटा सा चैप्टर है, यहाँ से एग्जाम से 5 से 6 मार्क्स आता है। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज का मतलब, एंटिटीज मतलब तो पता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। अब मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज का मतलब क्या हो जाता है, बोलो। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज का मतलब कौन सा एंटिटीज है, जो कुछ भी प्रोडक्ट को, हाँ बोलो, बोलना चाहते हो बोलो। जो कुछ भी प्रोडक्ट को जो मैन्युफैक्चर करता है, जो बना। हाँ, जो गुड्स मैन्युफैक्चर्ड करके मतलब रॉ मटेरियल परचेज करके उसको फिनिश्ड गुड्स में ट्रांसफर करके बेचता है, उन लोगों को बोला जाता है मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। ठीक है, अच्छा, ये लोग रेडीमेड गुड्स नहीं बेचता है, रेडीमेड गुड्स किसी से खरीद लिया, ठीक है, कोई भी एक मतलब जो प्राइस चल रहा है उसमें, फिर उसमें प्रॉफिट लगा के बेच दिया, दैट इज ट्रेडिंग, यानी ट्रेडर लोग जो करते हैं, जो हम लोगों ने पहले कर लिया है। अभी हम लोग पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज का मतलब वो सारे लोग जो कि कुछ भी बना के, मतलब जिनका बेसिकली फैक्ट्री वगैरह होता है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन कंप्लीट करके रॉ मटेरियल से उसको कन्वर्जन कॉस्ट लगा के, कन्वर्जन मतलब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनने का खर्चा। ठीक है, अगर मान लो रॉ मटेरियल है, मान लो हम लोग मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, तो ये मान लो मिट्टी का ढेर है, ये रॉ मटेरियल है, यहाँ पर लेबर लगाना पड़ेगा जो कि काम करेगा इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद वहां से बनेगा जो भी बर्तन वगैरह बनेगा वो फिनिश गुड्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो सकता है, या फिर हमारा सोप फैक्ट्री है तो केमिकल वगैरह रॉ मटेरियल हो जाएगा, लेबर लगेगा, सोप बन जाएगा। या फिर हम लोग फर्नीचर मैन्युफैक्चरर है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज ये होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज का मतलब क्या है, तो ये देखो थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं ताकि तुम लोग को हेल्प हो जाए। Manufacturing entities are those entities which manufactured or produced गुड्स। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज का मतलब होता है वो एंटिटीज जो गुड्स मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, हमें क्या सीखना है, हमें इनका फाइनल अकाउंट्स बनाने सीखना है। ये देखो यहाँ ऊपर दिखेगा तुम लोगों को, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंटिटीज का फाइनल अकाउंट्स कैसा बनता है। ये भी ट्रेडिंग बनाएंगे, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, ये भी बैलेंस शीट, क्योंकि इनको भी नेट प्रॉफिट पता करना है, इनको भी अपना बैलेंस शीट में एसेट और लाइबिलिटी पता करना होता है। ठीक है, और इनको भी जीपी ग्रॉस प्रॉफिट, तो इनका क्या ग्रॉस प्रॉफिट नहीं होगा, जरूर होगा, ये भी तो प्रोडक्ट बेचने ही वाले हैं, बना के रखना थोड़ी ना है। फर्क कितना है, ये बना बनाया सामान किसी से खरीद के प्रॉफिट लगा के नहीं बेच रहे, खुद उस प्रोडक्ट को बना रहे हैं फिर उसको बेच रहे हैं। ठीक है, मान लो जैसे जो ग्रोसरी शॉप वाले, वो सोप थोड़ी ना बनाते, वो सोप किसी से खरीद लेते हैं अलग अलग कंपनी का, फिर उस पर अपना प्रॉफिट मार्जिन लगा के बेच देते हैं। लेकिन मान लो जो सोप मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो मैन्युफैक्चर भी करेगा वो बेचेगा भी, तो उनको भी जीपी पता करना होता है। फिर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हमें क्या पता, मतलब किस लिए बनाना है, इससे हमें क्या पता चलेगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हमें क्या बताएगा। ट्रेडिंग तो एज यूजुअल जीपी बताएगा, ये नेट प्रॉफिट बताएगा, ये एसेट लाइबिलिटी बताएगा, तो फिर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हमें क्या बताएगा, बोलो। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हमें क्या बता सकता है। अब ये मैन्युफैक्चरिंग करने का जो खर्चा हो रहा है, जैसे ये देखो मैंने एग्जांपल दिया ना, अगर हम लोग मान लो मिट्टी का बर्तन बना रहे हैं, तो हम लोग रॉ मटेरियल ला रहे हैं, दैट इज क्या हो जाएगा, हमारा मिट्टी ला रहे हैं, लेबर को काम पे रख रहे हैं। ठीक है, अब रॉ मटेरियल जो मिट्टी लाने का खर्चा है, उसमें मान लो और भी उसको कैरी करके लेके आने का खर्चा, फिर फैक्ट्री में उसका प्रोसेसिंग हो रहा है, या फिर सोप मैन्युफैक्चरिंग में मान लो ना, कुछ भी मान लो, फर्नीचर मान लो, लकड़ी वकड़ी लेके आ रहे हैं हम लोग, कीला वीला लेके आ रहे हैं, फिर उसको फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो इस तरह से जो
मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसका खर्चा कहाँ लिखे, उसका खर्चा रिकॉर्ड कहाँ करना पड़ेगा। देखो नाम से ही पता चलता है, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, रिकॉर्डिंग। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट मतलब मैन्युफैक्चर रिलेटेड जो भी डेटा है उसको जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कहाँ पर करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। तो यहाँ पर हमें क्या पता चलेगा, यहाँ पर फिर हमें क्या पता चलेगा, बोलो क्या पता चलेगा। अगर हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा रिकॉर्ड करें, मतलब बेसिकली हम लोग फैक्ट्री का खर्चा रिकॉर्ड करें, फैक्ट्री और रॉ मटेरियल, मतलब फैक्ट्री में क्या बनाएंगे, रॉ मटेरियल होगा कुछ तब ना बनाएंगे। फैक्ट्री में चीजों को प्रोडक्शन करने के लिए उनको प्रोडक्शन करने के रिलेटेड मटेरियल और लेबर वगैरह चाहिए, तो वो तो होगा ही। यानी फैक्ट्री का सारा खर्चा, जैसे फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री में कुछ अगर पावर फ्यूल लग रहा है, वो फैक्ट्री में अगर कोई मशीन लगा हुआ है उसका डिप्रिसिएशन, वो सारा खर्चा, रॉ मटेरियल का खर्चा, रॉ मटेरियल को लेके आने का खर्चा, लेबर का खर्चा जो कि फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो डायरेक्ट जो भी एक्सपेंसेस है वो सब। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हमें क्या मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हमें ये सारा खर्चा रिकॉर्ड करना है जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए लगता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोल सकते हैं, या फिर कॉस्ट ऑफ, एक्चुअली बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बोल सकते हैं, ठीक है। पहले ये समझो, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट का मतलब होता है एक्चुअली एक्सपेंसेस ही होता है, ठीक है। एक्सपेंसेस मतलब खर्चा, ठीक है। हम लोग अगर किसी चीज को लेके आने के लिए कुछ भी खर्चा कर रहे हैं वो हमारा क्या हो जाता है, कॉस्ट हो जाता है। जैसे अगर मान लो तुम लोग कहीं पर भी जाके एक, तुम लोग के लिए मान लो एक टी शर्ट खरीद रहे हो, ठीक है, या फिर कुछ भी एक बुक खरीद रहे हो, एक कैलकुलेटर खरीद रहे हो, एक लैपटॉप खरीद रहे हो, तो जितने में खरीदा तो वो तुम लोग का क्या हो जाता है, कॉस्ट हो जाता है। मतलब वो एक्सपेंस जो इनकर्ड हम लोग कर रहे हैं कोई भी चीज को, हमारे मतलब मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पर क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का बात हो रहा है, तुम लोग रॉ मटेरियल खरीद के लेके आ रहे हैं तो वो हमारा खर्चा है। हम लोग लेबर को पेमेंट कर रहे हैं जो फैक्ट्री में काम कर रहा है, वो हमारा खर्चा है। फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, वो हमारा खर्चा है। ये सब खर्चा हम लोग कर रहे हैं ताकि हमारा गुड्स जो है वो प्रोड्यूस्ड हो, तो इसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। तो ये हमारा कैसा खर्चा है, ये हमारा कॉस्ट है, कॉस्ट, ठीक है। ये एक्सपेंस क्या है, ये एक्सपेंस जो है इसका नाम है कॉस्ट, इसको लागत बोलेंगे, ठीक है। ये कॉस्ट अगर हम लोग बियर नहीं करेंगे तो हम लोग मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में फाइनल अकाउंट जो होगा मैन्युफैक्चर एंटिटी का, वहां पर ये सारा चीज जैसे हम लोगों ने सीखा हुआ है इसके पहले वाले चैप्टर में वो तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनेगा। तो इनका फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या बनेगा, देखो, फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज कंसिस्ट ऑफ, एक तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, दूसरा ट्रेडिंग एंड पीएल। हम एक साथ ही लिख रहे हैं क्योंकि ट्रेडिंग पीएल एक साथ ही बनता है, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद बैलेंस शीट, तो ये सब तो बनेगा। अच्छा, और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से हमें पता चलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ये देखो तुम लोग के यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो, ट्रेडिंग अकाउंट शोज ग्रॉस प्रॉफिट व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट शोज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जस्ट थोड़ा सा फर्क होता है। यहाँ पर एक बार लिख दिया इन लोगों ने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब दोनों में फर्क ये है कि जितना गुड्स हम लोगों ने मैन्युफैक्चर्ड किया, जरूरी तो नहीं है कि सारा सेल हो। सपोज हम लोगों ने 100 यूनिट का जो है प्रोडक्शन किया, ठीक है, 100 यूनिट हम लोगों ने, मान लो 100 पीसेस टी शर्ट बनाए, हमारा टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, 100 पीसेस टी शर्ट बनाया हम लोगों ने, ठीक है। अब 100 पीसेस में ये मैन्युफैक्चर्ड है, नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, लेकिन बेचा 80, तो जो बेचा है उसका कॉस्ट निकालेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं, इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। जरूरी तो नहीं है जितना मैन्युफैक्चर किया उतना ही बिक जाए, लेकिन हाँ हम लोग एक बार समझने के लिए इसे ओवरऑल बोल सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हम लोग क्या दिखाते हैं, हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिखाते हैं, मतलब जो गुड्स बेचना चाहते हैं, जिसको मैन्युफैक्चर किया बेचने के लिए, वो दिखाना चाहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डील्स विद द, ये देखो क्या क्या लिखा जाता है, रॉ मटेरियल, ठीक है, WIP बता रहे, वर्क इन प्रोग्रेस, व्हाइल द ट्रेडिंग अकाउंट वुड डील विद द फिनिश्ड गुड्स ओनली। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हम लोग का क्या रहता है, WIP भी रहता है, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का, तो टी शर्ट मान लो हम लोग जब मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो पूरे एक साल का एक अकाउंटिंग बनता है, ठीक है। तो 1 अप्रैल को ओपन हुआ था ईयर, 31 मार्च को खत्म हो गया, तो यहाँ पर टी शर्ट बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर आके हो सकता है हमारा टारगेट था 1000 पीसेस बनने का, उसमें मान लो 9
100 पीसेस जो है वो फुल्ली कंप्लीटेड है, ठीक है, फुल्ली कंप्लीटेड है, लेकिन 100 पीसेस ऐसा है कि अभी भी पूरा कंप्लीट नहीं है। मान लो उसमें बटन वगैरह लगना बाकी, या फिर लेबल जो नहीं रहता टी शर्ट के पीछे लिखा हुआ रहता है कि किस तरह से इसको मतलब कैसे इसका मतलब क्लीन वगैरह करना चाहिए, इसमें गरम आयरन मत दीजिए, ये दीजिए, ये सब जो डिटेल्स लगा हुआ रहता है, साइज का जो लेबल रहता है, एल साइज, एम साइज, एस साइज, तो ये सब मान लो अभी भी बाकी है, बटन वगैरह लगाना बाकी है, तो ये क्या है, WIP में है, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस है, पूरा कंप्लीट नहीं है, फिनिश गुड्स नहीं बना है, रॉ हालत में भी नहीं है, ठीक है, ये क्या है, मिडिल सिचुएशन में है, मतलब रॉ मटेरियल से ये थोड़ा बहुत तो बन चुका है अपना, लेकिन बेचने लायक नहीं बना है, मतलब फिनिश गुड्स नहीं बना है। फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल के बीच का पोजीशन, दैट इज WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, इस पे अभी काम चल रहा है, ये जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक हम लोग बेच नहीं पाएंगे। तो ये इसका डिटेल्स भी कहाँ लिखेंगे, जहां चीजों को बनने का डिटेल्स लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग में लिखेंगे। और ट्रेडिंग में क्या दिखाएंगे, जो चीज हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है, उसको जब बेचना है तो उसको ट्रेडिंग में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग में हम लोग फिनिश गुड्स दिखाते हैं, तो हम लोग ट्रेडिंग में ट्रांसफर कर देंगे कि हमारे पास इतना सारा फिनिश गुड्स है, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे। तो ये देखो हम यहाँ पर इसका एक फॉर्मेट बना के दिखाते कैसे होगा। तो फॉर्मेट देखो क्या होगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का, तो हम लोग टी शेप में बना सकते हैं, ये देखो तुम लोग का टी शेप में ही है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर रहेगा। प्रेजेंटेशन वगैरह तुम लोग कर ही सकते हो, जैसे कि पर्टिकुलर अमाउंट ये सब। तो सबसे पहले हमारा टारगेट रहेगा कि अगर प्रीवियस ईयर का हमारा कुछ वर्क इन प्रोग्रेस है, WIP का मतलब होता है वर्क इन प्रोग्रेस, अगर पिछले साल का हमारा कुछ है तो उसको हमें इस बार कंप्लीट करना है। जैसे मैंने बोला कि शर्ट का काम थोड़ा बहुत ये बाकी है, तो पहले उसको फिनिश गुड्स बनाएंगे ना, वो तो बिक जाएगा, उस पर तो आधा काम हो रखा है, और थोड़ा सा काम उस पर कंप्लीट करेंगे तो वो फिनिश गुड्स बन जाएगा, तो उसको फिनिश गुड्स को WIP को फिनिश गुड्स बनाना है, तो वो वाला लिखेंगे। नेक्स्ट इस बार जो हम लोग बनाना चाहते हैं उसके लिए जो रॉ मटेरियल खरीदा है उसका डेटा लिखेंगे। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड लिखना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है, खर्चा लिखना पड़ता है, कितना कंजम्पशन किए हम लोग। मान लो टी शर्ट बनाने के लिए कपड़ा लेके आए, ठीक है, लेकिन मान लो जितना मीटर कपड़ा इस साल हम लोगों ने कंज्यूम किया है उतना ही लिखेंगे, ठीक है। अगर 100 मीटर लाए हैं फॉर एग्जांपल, 100 मीटर अगर लेके आए, उससे अगर हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ 80 मीटर यूज होता है तो 20 मीटर का खर्चा नहीं लिखेंगे, जितना हो रहा है उतना ही लिखेंगे। अच्छा, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस का मतलब है कि वो खर्चा लेबर का, ठीक है, जो रॉ मटेरियल को लेके आने के लिए हो रहा है, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट वेजेस। और इसके अलावा और कोई अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो रहा है, या फिर फैक्ट्री में जो लेबर काम कर रहे हैं, जो टी शर्ट प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं, उनका खर्चा भी देते हैं तो उसे डायरेक्ट वेजेस बोलते हैं। और रॉ मटेरियल को लेके आने के लिए जो कैरेज इनवर्ट फ्रेट ये सब लग रहा है उसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर आएगा एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी आएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है फैक्ट्री एक्सपेंस, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होगा यहाँ पर फैक्ट्री एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्यों बोला जाता है वो समझो। फैक्ट्री के खर्चा जो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में लिखेंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना हुआ ही है फैक्ट्री के खर्चे को रिकॉर्ड करने के लिए, और फैक्ट्री का खर्चा तभी रिकॉर्ड होगा ना जब रॉ मटेरियल वगैरह आ जाएगा। तो सीक्वेंस को समझो, हम लोग का टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग मतलब फैक्ट्री है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टी शर्ट बनाने के लिए जो भी हमें चाहिए, जैसे मान लो सबसे पहले जो है वो क्लॉथ जो होता है, मतलब कपड़ा चाहिए, उसके साथ कुछ बटन वगैरह हो गया, कुछ लेवल वगैरह हो गया, तो जो भी हमें चाहिए वो सब हमें लाना पड़ेगा। तो ये सब रॉ मटेरियल हो जाता है। अब रॉ मटेरियल लेके आने का खर्चा वो हो जाएगा फैक्ट्री में। जो डायरेक्ट और इस जो लेबर जो है प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड है उनको जब हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो डायरेक्ट वेजेस हो जाएगा जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। लेकिन फैक्ट्री रिलेटेड कोई भी खर्चा, जैसे मान लो फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, ठीक है, फैक्ट्री चल रही है तो इलेक्ट्रिसिटी, पावर, ठीक है। और उसके अलावा और फैक्ट्री में क्या हो सकता है, फ्यूल वगैरह हो सकता है, डेप्रिसिएशन, प्लांट मशीनरी का डेप्रिसिएशन, वाटर सप्लाई। हाँ हाँ, वाटर सप्लाई हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये सब खर्चा हमारा फैक्ट्री का हो सकता है। लेकिन ये सारे खर्चे को हम लोग इनडायरेक्ट क्यों बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन तुम लोग के दिमाग में आना चाहिए। ये सब डायरेक्ट बोल दिए, ये सब इनडायरेक्ट क्यों बोल रही है, ये भी तो प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड है। एक्चुअली डायरेक्ट, हाँ बोलो, मैम बोलना चाहो। क्योंकि
क्योंकि वो मेरा क्लॉथ जो बना है उसके साथ रिलेटेड नहीं है, ये हाँ फैक्ट्री के साथ रिलेटेड है। नहीं, क्लॉथ जो बन रहा है उसके साथ रिलेटेड है, ऑब्वियसली रिलेटेड है, लेकिन जब हमारा जो फिनिश्ड यूनिट्स बन के रेडी हो जाएगा ना, तो हमें उसमें हम लोग इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। जैसे एक एग्जांपल देखो, मान लो एक टी शर्ट में जो कपड़ा लग रहा है, मान लो वो है 200 रुपए का, ठीक है, एक 200 रुपए का कपड़ा लग रहा है, और उसमें मान लो जो बना रहे हैं वो ले रहे हैं 100 रुपया, ठीक है, और थोड़ा प्रिंटिंग वगैरह ये सब लेके मान लो और 100 रुपए का खर्चा हो गया। तो ये मान लो एक टी शर्ट बन रहा है 400 रुपए का, 100 रुपए प्रॉफिट लगा के बेच रहे, हो गया 500 रुपए का, ठीक है। कपड़ा कितना लग रहा है उसको हम लोग डायरेक्टली टी शर्ट देख के बता दे रहे हैं, अच्छा इस पे हमारा इतना मीटर कपड़ा लगा है, कपड़ा इतना मीटर करके आया था तो 200 रुपया। लेबर मतलब जो वेजेस एक्चुअली, मतलब लेबर मतलब जिन्होंने ये टी शर्ट बनाए, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उन्होंने बोला था एक टी शर्ट पे 100 रुपए लेंगे, ऐसा अगर उन्होंने बोला था, तो ये टी शर्ट बन के जब रेडी है तो हम लोग इसको देख के ये बता पा रहे हैं, ठीक है, ये टी शर्ट जब बन के रेडी है हम लोग इसको देख के इजीली बता पा रहे हैं कि इस पे हमारा खर्चा कितना कितना हुआ। किस चीज का खर्चा बता पा रहे हैं? जो कपड़ा लगा है उसका खर्चा बता पा रहे हैं देख के, ठीक है, और जो वेजेस लगा है, मतलब जो लेबर चार्जेस है वो बता पा रहे हैं कितना हो रहा है, ठीक है। अच्छा, और इसको देख के हम लोग और अदर एक्सपेंसेस जो हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं वो बोल पाएंगे, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस में मान लो अगर कुछ आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, फिलहाल छोड़ो, ये दो खर्चा ही हम दे रहे हैं, ठीक है, और प्रॉफिट लगा दे रहे हैं, तो 500 रुपए का बन जा रहा है। लेकिन ये अगर फैक्ट्री में बना है तो फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी, पावर, फ्यूल, डेप्रिसिएशन और जो भी खर्चा है, क्या ये इसमें चार्ज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये तो बेचना है कस्टमर को, तो मेरा बिजनेस में जो भी खर्चा इनकट हो रहा है वो तो मुझे कस्टमर से रिकवर करना है या फिर किसी और से रिकवर, या फिर ये खर्चा हम लोग नहीं जोड़े? बोलो, ये खर्चा टी शर्ट में जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए? अगर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो सारा खर्चा कहाँ से निकालेंगे? जो जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, प्रोडक्ट को बेच के ही तो निकालना है। तो क्या हम लोग ये बोलेंगे कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा तो इस पे लगा नहीं पा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा खुद भरेंगे, कस्टमर से नहीं लेंगे? ऐसा होता है क्या? बोलो। नो मैम। नहीं, तो इसका मतलब चार्ज तो होगा, लेकिन ये इनडायरेक्ट खर्चा इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये डायरेक्टली इसमें हम लोग चार्ज नहीं कर पाते, इसको चार्ज करना डायरेक्टली पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो क्योंकि फिनिश गुड्स के एक यूनिट में हम लोग इसे इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तो उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ऐसा जितना सारा खर्चा है उसे हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जो एक्सपेंसेस को फिनिश गुड्स के एक यूनिट में हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, बट इसको हमें इस खर्चे को भी जोड़ना होता है। उसका टेक्निक कॉस्टिंग में तुम लोग पढ़ोगे, ठीक है। इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ, सॉरी, एलोकेशन, और हाँ, एप्रोप्रिएशन ऑफ मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस बोला जाता है, ठीक है। अब मान लो जैसे फैक्ट्री का रेंट भी लग रहा है, तो रेंट कैसे लगा है? रेंट मान लो फैक्ट्री का हर महीने का है सपोज 50,000, तो क्या 50,000 एक टी शर्ट पे लगाए, या फिर 1000 टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो 1000 से डिवाइड करके लगाते, तो टी शर्ट का दाम तो बहुत ज्यादा हो जाएगा? ऐसे नहीं होता है, इसका अपना एक रूल्स होता है। मतलब ये सारे खर्चे को फिनिश गुड्स में एब्जॉर्ब करवाना पड़ता है, ठीक है, उसका टेक्निक होता है। वो टेक्निक हमें यहाँ नहीं सीखना है फिलहाल, कॉस्टिंग यानी इंटर में तुम लोग को उस टेक्निक को सीखना है कि ये सारे खर्चे को कैसे लगाया जाता है। खर्चा जरूर इसमें लगाया जाता है, बिना लगा के हम लोग थोड़ी ना अपने पॉकेट से देने वाले, सारा खर्चा तो प्रोडक्ट बेच के ही निकालना है, तभी तो बिजनेस कर रहे हैं। तो जो खर्चा हम लोग फिनिश गुड्स में देख पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट, और जो नहीं कर पाते उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट, ठीक है। तो ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। जैसे मान लो, ये तो मैंने फैक्ट्री का बताया, अब ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन भी तो होगा। फैक्ट्री में फैक्ट्री का काम हो रहा है, लेकिन हमारा एक ऑफिस भी तो होगा जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता होगा, ठीक है, जहां पर अकाउंटेंट वगैरह होंगे और भी कुछ स्टाफ वगैरह होंगे, मान लो कोई सुपरवाइजर वगैरह, ये सब जो है ऑफिस में जो भी काम करते हैं, जो सैलरीड पर्सन है, उनके लिए जगह कौन सा होता है? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का जगह होता है। क्या वो खर्चा भी प्रोडक्ट में जोड़ना चाहिए? ऑब्वियसली वो खर्चा भी हमें प्रोडक्ट में जोड़ना चाहिए। कोई बिजनेस अगर अकाउंटेंट रखता है तो क्या वो अपना प्रोडक्ट बेच के या सर्विस जो भी बेच रहा है, तो वो यहाँ पर क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का बात हो रहा है तो हम प्रोडक्ट का ही बात बोलेंगे, तो प्रोडक्ट से ही ना निकालेगा सबका सैलरी, चाहे वो फैक्ट्री में काम कर रहे हो, चाहे वो ऑफिस संभाल रहे हो, चाहे वो सेलिंग का काम कर रहे हो, तो कितना सारा डिपार्टमेंट होगा यहाँ पर।
एक खर्चा होता है हमारा, ये देखो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर दिखा देते हैं, ये देखो डायरेक्ट मेटेरियल। डायरेक्ट मेटेरियल क्यों, मेटेरियल का भी दो पार्ट होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेटेरियल मतलब जो मेटेरियल का खर्चा हम लोग डायरेक्टली फिनिश गुड्स में देख सकते हैं। जैसे देखो ये टी शर्ट बना, तो टी शर्ट में डायरेक्ट मेटेरियल क्या है, उसका कपड़ा, ठीक है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये इतना मीटर कपड़ा लगा है, कपड़ा इतना मीटर करके आया था तो इतना खर्चा हुआ। लेकिन इनडायरेक्ट मेटेरियल का एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लो मशीन जब चल रहा है तो उसको स्मूथली रन करवाने के लिए मान लो उसमें ऑयलिंग ग्रीजिंग वगैरह किया जाता है, तो वो भी तो मेटेरियल है, ऑयल ग्रीस भी तो मेटेरियल है। लेकिन क्या हम लोग एक टी शर्ट को देख के बता सकते हैं कि उसमें उस लुब्रिकेटिंग ऑयल का खर्चा कितना लगा हुआ है एक टी शर्ट पे, क्या हम लोग बता सकते हैं, बताओ। लेकिन वो नहीं बता सकते, इजीली नहीं बता सकते, ठीक है, इसीलिए वो डायरेक्ट नहीं होता है। तो डायरेक्ट मेटेरियल और हो जाएगा डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर का मतलब होता है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड है, ठीक है। जैसे जो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं वो भी तो लेबर, मतलब लेबर यहाँ पर मतलब जो भी काम कर रहे हैं, यहाँ पर लेबर मतलब स्किल्ड अनस्किल्ड इस तरह से मत सोचो। अगर लेबर मतलब जो भी काम कर रहे हैं, डायरेक्ट लेबर मतलब क्या, जो प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड है। जैसे अगर फैक्ट्री में वर्कर नहीं आएंगे तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, लेकिन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ अगर नहीं आता है, अकाउंटेंट नहीं आता है, तो क्या प्रोडक्शन बंद होगा, नहीं होगा। जो प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है जो स्टाफ, उनको बोला जाता है डायरेक्ट लेबर, और जो नहीं है उनको इनडायरेक्ट लेबर बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब ऐसा एक्सपेंस जो फिनिश गुड्स में हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे जब वो फिनिश गुड्स बनेगा, लेकिन वो मेटेरियल भी नहीं होना चाहिए, वो लेबर भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर ऐसा कोई खर्चा है तो हम लोग उसको डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। ये सब मिला के जो खर्चा आता है उसको बोला जाता है प्राइम कॉस्ट, ठीक है, इसका नाम होता है प्राइम कॉस्ट। इसके बाद हम लोग ऐड करते हैं फैक्ट्री का खर्चा, दैट इज फैक्ट्री एक्सपेंस या फिर फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। तो फैक्ट्री एक्सपेंस होता है एक्चुअली, फैक्ट्री एक्सपेंस ऐड करने से आता है हमारा फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट आ जाता है। या फिर इसको हम लोग बोलते हैं वर्क्स कॉस्ट, ठीक है, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और इसको फैक्ट्री एक्सपेंस बोल सकते हैं, ठीक है। अब फैक्ट्री से स्टार्ट हो जाता है हमारा सारा इनडायरेक्ट खर्चा, फैक्ट्री एक्सपेंस, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जैसे ही फैक्ट्री में सामान बन जाता है, अब ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ का काम स्टार्ट हो जाता है। वो लोग डिसाइड करते हैं इन पे कितना प्रॉफिट वगैरह लगाना है, कैसे सेल करना है। तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ का खर्चा जब इसमें ऐड हो जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा तो इसको बेचने का सोचना पड़ेगा। फैक्ट्री में वर्कर का काम वर्कर ने कंप्लीट कर दिया, प्रोडक्शन करके सामान दे दिया। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ ने सारा अकाउंटिंग वगैरह कर लिया कि कैसे इसका क्या क्या कॉस्टिंग लगा हुआ है, मतलब खर्चा वगैरह सारा रिकॉर्ड करना, ये सारा डिटेल्स में कर लिया इन्होंने। अब ये सोच रहे हैं कि बेचना है, तो बेचने का काम किनका है, जो कि डिलीवरी बॉय रखा हुआ है, कोई सेलिंग एजेंट वगैरह रख रखे हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह कर रहे हैं वो लोग, मतलब जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में होते हैं। तो इस खर्चे को बोला जाता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। ये ऐड करने से आता है हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है, या फिर टोटल कॉस्ट। अब इसमें अगर हम लोग जोड़ लेते हैं अपना प्रॉफिट तो हमें मिल जाता है सेलिंग प्राइस। इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के थ्रू से हम लोग अपना सेलिंग प्राइस निकालते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉस्टिंग पैटर्न में मैंने बोला, मतलब कॉस्टिंग जो तुम लोग का इंटर में एक सब्जेक्ट होगा, ठीक है, तो ये पैटर्न में बोला, वहां पर ये टी शेप में करना मैंडेटरी नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम लोग अकाउंटिंग के थ्रू सीख रहे हैं तो टी शेप में सीखेंगे, लेकिन मैंने ये जस्ट इसीलिए बताया ताकि हम ये फैक्ट्री एक्सपेंस इनडायरेक्ट क्यों है ये बता पाए। और सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होता है, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या क्या हो गया, फैक्ट्री का खर्चा इनडायरेक्ट, क्योंकि इसको हम लोग प्रोडक्ट में डायरेक्टली जोड़ नहीं सकते, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का इनडायरेक्ट, और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का भी इनडायरेक्ट। सारे इनडायरेक्ट खर्चे को एक साथ बोला जाता है ओवरहेड, ठीक है। ये देखो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को एक साथ बोला जाता है ओवरहेड। कहाँ लिखा हुआ है ओवरहेड, ये देखो इनडायरेक्ट मेटेरियल, ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को। तो इनडायरेक्ट मटेरियल मतलब ये देखो जो डायरेक्टली प्रोडक्ट के साथ रिलेटेड नहीं है, ये देखो स्टोर्स कंज्यूम्ड फॉर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस वर्क, मतलब मशीन चल रहा है तो मशीन पे रिपेयर मेंटेनेंस का जरूरत होता है, तो वहां पर रिपेयर मेंटेन करने के लिए जो भी टूल्स वगैरह हम लोगों ने रख रखा है छोटा मोटा, ठीक है, जो भी मतलब स्टोर्स में कुछ भी अगर कंज्यूम्ड वगैरह हम लोगों ने किसी भी तरह का मेटेरियल कर रखा है, जैसे कि मैंने बोला लुब्रिकेटिंग ऑयल
ऑयल वगैरह, ग्रीजिंग वगैरह, तो ये सब इनडायरेक्ट मटेरियल है, ठीक है। तो ये सब, ये देखो लुब्रिकेटिंग ऑयल वगैरह, तो ये सब इनडायरेक्ट मटेरियल है। मटेरियल तो है, प्रोडक्शन में यूज भी हो रहा है, लेकिन इसका खर्चा डायरेक्टली अपोर्शन नहीं कर सकते, इसीलिए इनडायरेक्ट मटेरियल है। इनडायरेक्ट वेजेस मतलब ये देखो, जो भी मेंटेनेंस का काम करते हैं, जैसे मान लो ये मशीन अचानक से कुछ मशीन में प्रॉब्लम हो गया, तो हमेशा मेंटेनेंस वाले का एक डिपार्टमेंट रखा जाता है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, जहां पर लोग बैठे रहते हैं, ठीक है। उनका काम हमेशा नहीं होता है, जब भी कोई प्रॉब्लम होता है उन्हें बोला जाता है यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो गया, आप इसको ठीक कर दीजिए, ठीक है। तो उनको भी तो पेमेंट करना पड़ रहा है ना, उनका काम ऑलवेज नहीं होता है। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना अचानक से मशीन खराब हो गया, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा करने से बहुत ही लॉस हो जाता है, तो वो एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट रखते हैं। ऐसा नहीं कि काम बंद कर दिया, फिर किसी को बुला लिया, वो आके ठीक कर दिया, फिर काम स्टार्ट कर दिया, ऐसे में बड़ा लॉस होता है। तो वो एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट रखते हैं जहां पर वर्कर को पेमेंट चलता जाता है, ठीक है। अब जब जब जरूरत होता है मेंटेनेंस का, तभी वो काम करते हैं। अब मेंटेनेंस दो तरह का होता है, कभी कभी रेगुलर बेसिस पे भी मेंटेनेंस होता है, कभी कभी मतलब कुछ रिपेयर्स वगैरह के लिए भी हम लोग डिपार्टमेंट बना लेते हैं, तो रिपेयर्स तो हमेशा जरूरत नहीं होता है, ठीक है। तो इनको जो वेजेस दे रहा है दैट इज इनडायरेक्ट वेजेस, ठीक है। ये देखो होल्डिंग पे, इसीलिए मतलब उनको रख रखा है, उनका काम डेली बेसिस का नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है ना, उनको पेमेंट हमें करना पड़ रहा है। या फिर मान लो कोई स्वीपर वगैरह रखा है, फैक्ट्री जो प्रेमाइसेस है उसको झाड़ू लगाने के लिए, उसे साफ सुथरा रखने के लिए, तो उनका काम प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली नहीं है, ठीक है, उनको भी पेमेंट कर रहे हैं। तो इन तरह के ये सब जितना सारा पेमेंट होता है ना इस तरह का, तो इनको इनडायरेक्ट वेजेस बोलते हैं। और भी एग्जाम्पल सोच सकते हो तुम लोग कि जो प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड नहीं है, जैसे वो स्वीपर अगर नहीं आएंगे तो थोड़ी ना प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जरूरत है तभी तो रख रहे हैं, तो इनडायरेक्ट वेजेस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जैसे देखो, किसी नए लोगों को काम पे रखा है, तो उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि कैसे प्रोडक्शन होता है, कैसे फैक्ट्री में काम होगा, कैसे चलाना है मशीन, कैसे बंद करना है, क्या करना है, ये करना है, तो ट्रेनिंग का खर्चा हो रहा है, तो ये तो बियर करना ही पड़ेगा। तो ट्रेनिंग का खर्चा हो रहा है, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। इसको हम लोग प्रोडक्ट में डायरेक्टली जो है ऐड नहीं कर सकते। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट मशीनरी, ये सब तो मैंने बोला। कोई इंश्योरेंस कर रखा है हम लोगों ने प्लांट मशीनरी का, ठीक है, कुछ रेंट पे ले रखा है फैक्ट्री वगैरह, तो ये सब तो इनडायरेक्ट खर्चा जो भी है सारा जोड़ के हमें आ जाता है ओवरहेड, ठीक है, ऊपरी खर्चा, ओवरहेड, इसको ओवरहेड बोलते हैं। लेकिन ये सारा खर्चा डायरेक्टली कभी भी प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड नहीं है, लेकिन बिना इनके हमारा काम जो है वो इजीली एग्जीक्यूट नहीं होगा, बिना इनके हम लोग काम नहीं कर सकते। स्वीपर एक दिन ना चलेगा, रोज रोज नहीं आए तो नहीं चलेगा ना, तो हमें उनका जरूरत होता है। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हमें बनाना पड़ेगा स्मूथली अगर बिजनेस को रन करवाना है, तो यही होता है हमारा इनडायरेक्ट खर्चा। तो इनडायरेक्ट को एक ओवरहेड बोला जाता है। इनडायरेक्ट में क्या क्या आ सकता है, जैसे मैंने मटेरियल का पहले एग्जांपल दिया था, तो डायरेक्ट मटेरियल होता है तो इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस होता है तो इनडायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में बहुत सारे आते हैं, जैसे कि मतलब पार्ट पार्ट मैंने बता दिया, लाइक फैक्ट्री, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीन मेन डिपार्टमेंट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग सिर्फ फैक्ट्री एक्सपेंसेस दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्री का खर्चा ही लिखना है। बाई क्या लिखेंगे, अच्छा ये हो गया मेरा टू साइड मेरा कंप्लीट है, ठीक है। ये वाला जो है इसको रब नहीं कर रहे, इसको रहने दे रहे हैं। और यहाँ पर लिख रहे हैं बाय क्लोजिंग WIP, ठीक है, क्लोजिंग WIP। जैसे पिछले बार का अगर ओपनिंग WIP हो सकता है, तो इस बार भी हो सकता है कि कुछ टी शर्ट जो या फिर कुछ भी हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसका पूरा नहीं बना फिनिश गुड्स, उसके पहले ईयर एंड हो गया, तो हमें उसे क्लोजिंग दिखाना पड़ेगा, तो क्लोजिंग WIP। और क्या होगा, बाई प्रोडक्ट, ठीक है। इसके अलावा आ जाएगा बाई प्रोडक्ट। अब ये क्या चीज है, बाई प्रोडक्ट क्या होता है, बाई प्रोडक्ट का मतलब होता है हम लोग प्रोडक्शन करना चाह रहे थे, मतलब जो हम लोग चीज प्रोडक्शन करना चाह रहे थे उसके अलावा भी अगर कोई चीज खुद ब खुद प्रोड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है, मतलब हम लोगों ने उसे अलग से प्रोड्यूस नहीं किया फिर भी वो प्रोड्यूस हो गया। जैसे देखो क्रूड ऑयल होता है ना, क्रूड ऑयल से पेट्रोल बनता है, तो क्रूड ऑयल जो है वो पेट्रोल का रॉ मेटेरियल है। क्रूड ऑयल को लाके रिफाइनरी में रिफाइन वगैरह करके उसको पेट्रोल का फॉर्मेट दिया जाता है। तो अब ये पेट्रोल बनते हुए वहां से बहुत सारा बाई प्रोडक्ट आ जाता है। जैसे एक होता है वॉक्स, मतलब जिससे मोम जिसे बोलते हैं मोमबत्ती वगैरह बनता है, तो ये एक्चुअली जानबूझ के नहीं प्रोडक्शन किया गया था। मोमबत्ती प्रोडक्ट मतलब मोम प्रोडक्शन करना इनका कोई मोटो नहीं था, मेन मोटो था पेट्रोल प्रोडक्शन करना, बट उसके साथ वो प्रोड्यूस्ड होके आ गया, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। अब बाई प्रोडक्ट अगर मार्केटेबल है, मतलब अगर वो मार्केट में बिक सकता है, तो वो हमारे कॉस्टिंग को कम कर देगा। जैसे मान लो पेट्रोल में ट्रांसफर कर रहे हैं क्रूड ऑयल, तो मान लो खर्चा हो रहा है फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज, ठीक है, एक बार जस्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो 1000 रुपीज का खर्चा हो रहा है, और जो वॉक्स है, जो वॉक्स बना उसको बेच के हमें मान लो मिल गया
100 रुपीज, ठीक है, 100 रुपीज। तो हम लोग बोलेंगे हमारा खर्चा 100 रुपए से कम हो गया। अगर हम लोग अपना स्क्रैप बेच सकते हैं तो ये वन टाइप ऑफ स्क्रैप है, लेकिन सेलेबल स्क्रैप है, ठीक है, जिसका मार्केट में वैल्यूएशन है, तो इसे बोला जाता है बाई प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये देखो बाई प्रोडक्ट के बारे में तुम लोग के यहाँ पर बोला हुआ है, ये देखो बाई प्रोडक्ट का मतलब ये हो जाएगा, ये देखो इन मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस द प्रोडक्शन ऑफ द मेन प्रोडक्ट इज अकम्पनीड बाय द प्रोडक्शन ऑफ सब्सिडियरी प्रोडक्ट, मतलब इसके साथ साथ हो जाता है। द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल इज अकम्पनीड बाय द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड द प्रोडक्शन ऑफ स्टील यील्ड स्क्रैप, ये एग्जाम्पल दिया है, जैसे मैंने क्रूड ऑयल का एग्जाम्पल दिया। द सब्सिडियरी प्रोडक्ट इज टर्म्ड एज बाई प्रोडक्ट, मतलब जो उसके साथ साथ खुद ब खुद प्रोड्यूस हो जाता है। इट्स प्रोडक्शन इज नॉट कॉन्सियसली अंडरटेकन बट रिजल्ट आउट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द मेन प्रोडक्ट, मतलब इसे हम लोग मतलब इसका कोई मोटो नहीं रहता है, वो खुद ब खुद प्रोड्यूस हो जाता है। अगर मार्केट में सेलेबल है तो बेच देंगे, बेचने से पैसा रिकवर होगा, तो हम लोग बोलेंगे हमारा खर्चा कम हो गया। इट इज यूजुअली वेरी डिफिकल्ट टू एसर्टेन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये आइडेंटिफाई कैसे करें कि उस वर्क्स का क्या खर्चा आया, ठीक है, पेट्रोल प्रोडक्शन करने का खर्चा पता है, बट इस पे खर्चा क्या लगा है ये आइडेंटिफाई कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस पे भी एक चैप्टर है इंटर में जिसको बोलते हैं जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट, ठीक है, तो वहां पर सिखाया जाता है कि कैसे आइडेंटिफाई करें, वैसे डिफिकल्ट होता है। मोर ओवर इट्स वैल्यू यूजुअली फॉर्म्स ए वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ द मेन प्रोडक्ट, लेकिन हाँ मेन प्रोडक्ट जितना उतना क्वांटिटी में ये प्रोड्यूस नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा। बाई प्रोडक्ट को सेकेंडरी प्रोडक्ट भी बोला जाता है। दिस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सेम रॉ मटेरियल, उसी रॉ मटेरियल से बनेगा, विच आर यूज्ड फॉर द प्रोड्यूसिंग द मेन प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट से बनेगा, एडिशनल कुछ हम लोग दे नहीं रहे हैं, मेन प्रोडक्ट से बनाते हुए वो ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिया, जैसे मोलासिस, मोलासिस का मतलब होता है गुड़, ठीक है। तो जब गुड़ चीनी, नॉर्मली देखो चीनी का जब प्रोडक्शन होता है तो वो गन्ने से होता है, शुगर केन से, ठीक है। तो जब चीनी का प्रोडक्शन होता है तो उसके साथ साथ ऑटोमेटिकली गुड़ प्रोड्यूस्ड हो जाता है, लेकिन चीनी का डिमांड ज्यादा है गुड़ से, ठीक है, और चीनी का दाम भी ज्यादा होता है, तो चीनी जो बिकेगा, ठीक है, वो तो अपना मेन प्रोडक्ट हो गया, लेकिन गुड़ भी बिकता है मार्केट में, ठीक है, गुड़ भी बिकता है मार्केट में, तो वो हम लोग बेच के जो हमें रिकवरी होता है उसे हम लोग बोलेंगे बाई प्रोडक्ट। तो ये मोलासिस जो है ये ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है, तो इसके लिए कुछ हम लोग अलग मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं, वो चीनी के साथ साथ ये एज अ बाई प्रोडक्ट बन जाता है। बटर मिल्क इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ डेयरी विच प्रोड्यूसेस बटर एंड चीज, ठीक है। तो बटर और चीज बनाने के टाइम पे बटर मिल्क बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया बाई प्रोडक्ट, क्योंकि बटर का एक्चुअली बाई प्रोडक्ट थोड़ा सस्ता भी होता है, मेन प्रोडक्ट की तरह महंगा नहीं होता, जैसे चीनी महंगा है कंपैरिजन टू गुड़ यानी मोलासिस, बटर चीज ज्यादा महंगा होता है कंपैरिजन टू बटर मिल्क, ठीक है। तो ये बटर मिल्क कैसे मिलेगा, बटर मिल्क बटर बनाते हुए, चीज बनाते हुए वो खुद ब खुद प्रोड्यूस्ड हो जाता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। और बाई प्रोडक्ट जो है वो इनसिग्निफिकेंट वैल्यू होता है मेन प्रोडक्ट के हिसाब से, मतलब जितना दाम बटर चीज का होगा उतना बटर मिल्क का नहीं होगा, जितना चीनी का होगा उतना मोलासिस का नहीं होगा, जितना पेट्रोल का होगा उतना वैक्स का नहीं होगा, उसी तरह से। तो इनसिग्निफिकेंट होता है कंपैरिजन टू मेन प्रोडक्ट। दे आर जनरली वैल्यूड एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इसीलिए बाई प्रोडक्ट को वैल्यू कैसे किया जाए, जो इसका दाम मिल जाए, नेट रियलाइजर वैल्यू यानी जो इसका दाम मिल जाए। इफ देयर कॉस्ट कैन नॉट बी सेपरेटली आइडेंटिफाइड इट इज ऑफन ट्रीटेड एज मिसलेनियस इनकम, बट द करेक्ट ट्रीटमेंट वुड बी क्रेडिटेड द सेल्स वैल्यू ऑफ द बाई प्रोडक्ट टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एज टू रिड्यूस द एक्सटेंड द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मेन प्रोडक्ट। ये बात हम बार बार यही बोल रहे हैं कि हमें क्या करना है, बाई प्रोडक्ट बेच के जो सेल करने के बाद जो पैसा हमें रिकवरी होगा उसे हम लोग एज ए मिसलेनियस इनकम बोल के कहा दिखाएंगे, हमारे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग करते हुए अर्न हो रहा है ना, तो फिर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में दिखाएंगे। और इसका वैल्यूएशन मतलब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में दिखा तो देंगे, बट वैल्यू क्या लिखे, मतलब इसका क्वांटिटी क्या लिखे, जो एनआरवी होगा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू में हमें इसे रिकॉर्ड कर देना है, मतलब जितना पैसा मिलेगा बाजार में बेचने के बाद। और लास्ट में यहाँ पर हम लोग क्या दिखाएंगे कि हम लोगों ने इतना सारा चीज मैन्युफैक्चर किया, उसमें से ये आधा मैन्युफैक्चर हालत में है और ये तो मेरा क्लोजिंग सॉरी ये तो मेरा बाई प्रोडक्ट था, तो इससे मेरा क्या हो गया, मान लो यहाँ पर पूरा टोटल करके आया 1000 रुपीज, तो हम लोगों ने 1000 रुपीज का खर्चा किया किस किस चीज पे, ओपनिंग वाले का अपना एक वैल्यू था कि इतना इस पे खर्चा लग चुका है। जैसे मान लो टी शर्ट आधा बना हुआ है, तो आधा बना हुआ जितना टी शर्ट है, सारे टी शर्ट पे अभी तक 200 रुपए का खर्चा लगा हुआ है, तो 200 रुपए का 10 टी शर्ट है तो 2000 हो जाएगा। उसी तरह से उसका एक अपना वैल्यूएशन होगा, रॉ मेटेरियल इस बार जितना खरीदे, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री का खर्चा, और जो टी शर्ट आधा बना हुआ है उसको माइनस कर देंगे, और जो खर्चा थोड़ा बहुत रिकवर हो गया जो बाई प्रोडक्ट है बेच के, उसे माइनस करने
करने के बाद जो बच रहा है वो मेरा क्या है, फिनिश गुड्स, जिसको हम बेच सकते हैं। तो बेचने के लिए तो मुझे कौन सा अकाउंट बनाना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये कहां पर ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है, यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। इसको हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। ये जो बचेगा ये है कॉस्ट ये पूरा ही कॉस्ट है, लेकिन ये फिनिश गुड्स का कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया, इसको मैंने मिटाया नहीं, ठीक है। अगर तुम लोग का अगर लिख रहे हो तो ये तुम्हारा हेल्प हो जाएगा तुम लोग का। तो ये वाला वैसे ये अलग चीज है, ठीक है, मतलब ये इसके साथ कुछ नहीं है, ये तो हम समझा रहे थे, तो ये हो गया। तो ये हमारा अकाउंट बन गया। अच्छा, अब इसके बारे में और क्या जानना चाहिए हमें, देखो यहाँ पर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालते हैं, ये पॉइंट थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालेंगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मतलब कितना रॉ मटेरियल हम लोगों ने यूज किया। तो कितना यूज कर सकते हैं, अगर हमारे पास प्रीवियस कुछ रॉ मटेरियल है, यानी ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वो हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस बार जो परचेज किया वो भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसका मतलब ये अवेलेबल फॉर यूज हो गया, ठीक है। ये जो टोटल दिखाया ये अवेलेबल फॉर यूज, पिछले साल का कुछ रॉ मटेरियल था, इस बार कुछ खरीद लिया, तो अवेलेबल फॉर यूज है, ठीक है। अच्छा, अब अगर कुछ रिटर्न कर दिया है हम लोगों ने तो वो लेस कर देंगे, वो हम लोग यूज नहीं कर सकते ना। कुछ खरीदा, परचेज रिटर्न हो ही सकता है, तो अगर परचेज रिटर्न हो रहा है तो वो लेस हो जाएगा। और क्या लेस हो जाएगा, ऐसा स्टॉक जो हम लोग यूज नहीं कर पाए इस साल के लिए, ठीक है। जैसे पिछले साल का नहीं किए थे तभी तो ओपनिंग स्टॉक हुआ था, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इसका जब हम लोग नेट कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, परचेज के साथ और एक चीज भी हमें लिखना चाहिए, रिटर्न तो मैंने लिखा है, एक चीज और लिखना चाहिए, परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब परचेज रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंस, यानी परचेज करते हुए अगर हम लोगों का कुछ भी खर्चा हुआ है, जैसे कि कैरेज इनवर्ड ये सब, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर लिख देते हैं। परचेज कर रहे हैं तो उस पर कुछ खर्चा हो सकता है, परचेज करने पे डायरेक्ट एक्सपेंस, और लेस कर देंगे फ्रेट हो सकता है, कैरेज हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर लेस करेंगे रिटर्न, अगर कुछ रिटर्न कर दिया था तो वो, तो ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हो जाएगा कि हम लोगों ने इतना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया। अब डायरेक्ट एक्सपेंस जो मैंने यहाँ पर अकाउंट में लिखा है उसमें क्या क्या आ सकता है, देखो डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब यहाँ पर क्या होगा, ऐसा एक्सपेंस जो ना तो रॉ मटेरियल है ना तो वेजेस है, लेकिन प्रोडक्ट के एक यूनिट फिनिश गुड्स में हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि रॉयल्टी, हायर चार्जेस ऑफ मशीन। हायर चार्जेस ऑफ मशीन मतलब मान लो मशीन हम लोग खुद नहीं खरीद रहे, ठीक है, खुद खरीदे नहीं है हम लोगों ने, मशीन जो है वो भाड़े पे लगा दिया अपने फैक्ट्री पे, ठीक है, किसी से हायर चार्जेस में ले लिया और उसका जो खर्चा लग रहा है तो वो होता है हायर चार्जेस। हायर चार्जेस ऑफ मशीन वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, क्योंकि मशीन के बिना हमारा प्रोडक्शन नहीं होगा, ये हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे। रॉयल्टी मतलब अगर किसी से हम लोगों ने कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह खरीद रखा है और उसको यूज करके हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसका पेमेंट हमें करना पड़ता है, तो दैट इज रॉयल्टी बोला जाता है उसको, ठीक है। तो रॉयल्टी भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। अच्छा, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आता है वो तो मैंने यहाँ पर लिख ही दिया है, फैक्ट्री रिलेटेड सारा खर्चा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। अच्छा, अब बाई प्रोडक्ट लिख देते हैं। बाई प्रोडक्ट क्या है, बाई प्रोडक्ट है इज स्क्रैप या फिर रेसिडुअल, बचा कुचा मेन प्रोडक्ट का हिस्सा, रेसिडुअल ऑफ मेन प्रोडक्ट। Residual of main product, its selling price is recorded on the credit side of manufacturing account। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में ये रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि ये अर्निंग है, बाई प्रोडक्ट बेच के जो आएगा वो अर्निंग है, इसीलिए क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। अच्छा, तो ये हमारा इंट्रो जो है लगभग इसका, और हमें कुछ जरूरत नहीं है उतना पता करने का, मतलब बाकी मैंने सब सारा चीजें बता ही दिया, ठीक है। तो हम लोग इसी से अपना आगे का क्वेश्चन देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये इलास्ट्रेशन 1 देखो, 1 लाख यूनिट्स वेर प्रोड्यूस्ड इन ए फैक्ट्री, फैक्ट्री में 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस्ड हो रहा है, पर यूनिट मेटेरियल कॉस्ट इज 10, एक यूनिट मेटेरियल का कॉस्ट है 10 रुपीज, एंड पर यूनिट लेबर कॉस्ट वाज 5। एक यूनिट बनाने का मतलब जो भी चीज प्रोडक्शन हो रहा है उसको एक यूनिट बनाने के लिए मेटेरियल लगता है 10 रुपए का, एक यूनिट बनाने का लेबर चार्जेस लगता है 5 रुपए का। दैट अपार्ट इट वाज एग्रीड टू पे रॉयल्टी और 3 पर यूनिट टू द जापानीज
कोलैबोरेटर हु सप्लाइड टेक्नोलॉजी, मैंने बोला ना उन्होंने जापानीज टेक्नोलॉजी लिया हुआ है, जो भी चीज प्रोडक्शन कर रही है ये लोग, ठीक है, और उनका टेक्नोलॉजी यूज करने का मैंने एक्चुअली क्या होता है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है, मतलब जो इंटेंजिबल होता है, जैसे इनका टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को तुम लोग छू के देख नहीं सकते है ना, तो टेक्नोलॉजी जो है इनको यूज करे, मतलब इनके दिमाग का इन्वेंशन को यूज करे, तो इनको क्या देना पड़ेगा, जैसे किसी का स्पेस यूज करते हैं एज ए फैक्ट्री या फिर किसी भी तरह से, तो उसका रेंट भरना पड़ता है, तो ये मान के चलो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का रेंट है, तो इनको रेंट दे रहा है रॉयल्टी के तौर पे, ठीक है, इनका जो इन्वेंशन है उसको यूज करने के लिए 3 रुपए करके। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने बोला है, तो बोलो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना होगा, इतना 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करने का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, टी शेप में भी कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कैलकुलेट, या फिर नॉर्मल भी हम लोग लिख के कर सकते हैं। अगर टी शेप में करेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पर बनाएंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, और क्या लिखेंगे, सबसे पहले रॉ मटेरियल लग रहा है तो क्या लिखेंगे, टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कितना रॉ मटेरियल हम लोगों ने कंज्यूम किया, बोलो कितना रॉ मटेरियल कंजम्पशन करना पड़ेगा, यहाँ पर तो कुछ ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं बताया ना, तो जितना हम लोगों को प्रोडक्शन करना है उतना पूरा ही रॉ मटेरियल लगेगा, तो 1 लाख यूनिट पे 10 रुपए करके 10 कितना, लाख 10 लाख, ठीक है। अच्छा लेबर का कॉस्ट कितना हो जाएगा, टू लेबर कॉस्ट बोल के कितना हो जाएगा, 5 रुपए 5 करके लाख 5 लाख, ठीक है, तो 5 लाख हो गया। और रॉयल्टी ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, अभी तो मैंने दिखाया था ना, मैम अभी जो 18 लाख 18 लाख, अच्छा मतलब टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। देखते हैं, देखो ये 3 लाख हो गया, हाँ 18 लाख हो रहा है, तो ये हो गया टोटल 18 लाख। इसको हम लोग कहाँ भेजेंगे, इधर क्या लिखना पड़ेगा, बाई ट्रेडिंग बोल के, ट्रेडिंग में ये दिखाएंगे कि ये फिनिश गुड्स हम लोग बेचना चाहते हैं, इसको ट्रेडिंग में ट्रांसफर कर देंगे। ये रहा हमारा टी शेप में लिखने का तरीका, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर देखो यहाँ पर जैसे किया हुआ है वो भी लिख के कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बोला नहीं अकाउंट बनाओ, ठीक है, क्यों ऐसा हो सकता है, क्योंकि बोला है सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बताओ, अकाउंट बना के दिखाओ ये नहीं बोला है, तो अगर सिर्फ कॉस्ट बताने बोला है तो हम लोग बिना अकाउंट बना के भी दिखा सकते हैं, जैसे इन्होंने लाइन बाय लाइन लिख दिया है, जो कि थोड़ा कॉस्टिंग मेथड है, रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, हो गया 18 लाख, ठीक है, तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा ये देखो मैंने जो तुम लोग को फॉर्मेट बताया, ये इसको मैंने सिर्फ रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखा है, इन लोगों ने यहाँ पर ही ओपनिंग क्लोजिंग को दिखा दिया है, वैसे भी हम लोग कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। डायरेक्ट वेजेस ये देखो प्राइम कॉस्ट लिख रखा है, फैक्ट्री का खर्चा जो भी अभी डिस्कस किया सारा चीज यहाँ पर ही है, ठीक है, यहाँ पर अलग से और कुछ भी देखने का जरूरत नहीं है। चलो इलास्ट्रेशन 2 देखते हैं, इलास्ट्रेशन 2 में बोल रखा है मिस्टर विमल रन्स ए फैक्ट्री विच प्रोड्यूसेस सोप, following details were available in respect of his manufacturing activities for the year ended on 31st of March 2020। हमें बोल रहा है ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, परचेज, हायर चार्जेस ऑफ मशीन, हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री, डायरेक्ट वेजेस, कॉन्ट्रैक्टेड 0.80 पर यूनिट, मैन्युफैक्चर्ड एंड क्या दिया है, डायरेक्ट वेजेस कॉन्ट्रैक्टेड 0.80 पर यूनिट एंड मैन्युफैक्चर्ड एंड 0.40 पर यूनिट ऑफ क्लोजिंग WIP। अच्छा जो फिनिश गुड्स बन जाएगा उन पे लेबर लोगों को 0.80 दे देंगे, और जो WIP बन के रह जाएगा जो स्टॉक, मतलब वो पूरा नहीं हुआ ना, तो उस पे 0.40 करके पेमेंट किया जाएगा। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 1,80,000 यूनिट प्रोड्यूस्ड, 5 लाख यूनिट प्रोड्यूस्ड किया गया है। प्रिपेयर ए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, अब बोल दिया है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने के लिए, तो हमें यहाँ पर टी शेप में ही बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पर बना के दिखाते हैं, देखो इलास्ट्रेशन 3 नहीं 2 है, इलास्ट्रेशन 2 इन द बुक्स ऑफ मिस्टर, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर वीमन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट for the year ended 31st of March 2020, ऐसे ही कुछ दिया हुआ था, देख लेते हैं एक बार। हाँ अच्छा अब हम लोग इसको टी शेप में बनाना स्टार्ट करते हैं। तुम लोग स्केल वगैरह से करना है तुम लोगों को, ठीक है। पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, हम लोग यूनिट भी लिख सकते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, और बिना यूनिट के भी लिख सकते हैं, लेकिन हाँ जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता है उस पर अगर यूनिट हमें इन्फॉर्म किया हुआ है तो हम लोग यूनिट के साथ लिखे तो वो ज्यादा बेटर होता है। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक मतलब पिछले बार का
आधा बना हुआ गुड्स जिसको इस बार हम लोगों को कंप्लीट करना है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टू ओपनिंग WIP, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का 16,000 यूनिट, 16,000 नहीं, यूनिट है 10,000, 10,000 यूनिट आधा बना हुआ है, कंप्लीट नहीं है, फिनिश गुड्स नहीं है, और उसको आधा कंप्लीट करने तक का खर्चा पड़ा है उस पे 16,000, मतलब जितना तक कंप्लीट हुआ है वहां तक अभी तक खर्चा हो रखा है 16,000, लेकिन ये फिनिश गुड्स नहीं बना है कि हम लोग अपने हिसाब से इसे बेच दे, नहीं बेच सकते, इस पे और भी कुछ एक्टिविटीज करना है ताकि ये फिनिश गुड्स बन जाए। और इस बार का क्लोजिंग WIP है, जैसे ये पिछले साल का इस बार का है तो इधर लिखना पड़ेगा, जैसे क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं वैसे क्लोजिंग WIP लिखेंगे। तो क्लोजिंग WIP इस साल का है 12,000 यूनिट्स और 20,000 उसके ऊपर कॉस्ट लग चुका है, ठीक है, मतलब 12,000 यूनिट बनाने का खर्चा अभी तक 20,000 हुआ है, लेकिन ये फिनिश गुड्स नहीं बना है, इस पे और भी खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि ये बेच नहीं सकते तो इसे क्लोजिंग WIP लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, लेकिन हमें रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग परचेज ये इस तरह से पूरा डिटेल्स जो है ये हम लोग नहीं लिख सकते, हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे कि हम लोगों ने इतना खरीदा इतना बिक गया, ये सब टू टू करके लिखेंगे तो ये तो ऐड हो जाएगा, जो खरीदा है उसी में तो बचा होगा, ठीक है, उसी में से तो बचा होगा। तो एक्चुअली हमें क्या लिखना पड़ता है, कितना रॉ मटेरियल था, कितना रॉ मटेरियल खरीदे, कितना बच गया, उसका कंक्लूजन यानी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो या तो रॉ मटेरियल कंज्यूम को अलग से कैलकुलेट करके लिखो या फिर यहाँ पर ही हम लोग दिखा सकते हैं। तो टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे, जैसे परचेस में से अगर रिटर्न होता है तो उसे हम लोग लेस करके दिखाते हैं, नेट करके, उसी तरह से यहाँ पर दिखाएंगे। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना यूज किया, तो पहले सोचो कितना अवेलेबल था, अवेलेबल था 1,70,000 एकदम स्टार्टिंग में, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये था 1,70,000, ठीक है, इतना पहले से ही था, और भी खरीदा गया कितना 8,20,000, ये देखो परचेस में, परचेस 8,20,000, ठीक है, इतना परचेस कर लिया गया। तो बताओ कितना रॉ मटेरियल बना होगा टोटल, टोटल कितना रॉ मटेरियल अवेलेबल है, इसको हम लोग लिखेंगे रॉ मटेरियल अवेलेबल, इतना अवेलेबल था, ये कितना हो जाएगा 9,90,000। 9,90,000। अच्छा, उसके बाद देखो हम लोगों ने कुछ रॉ मटेरियल जो है वो यूज नहीं किया, बच गया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये यूज नहीं किया है तो इसका खर्चा क्यों ले, ठीक है, खर्चा तो दिखाए हैं यहाँ पर परचेज करने का, लेकिन क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग वाला बात है तो यहाँ पर सिर्फ वही खर्चा दिखाएंगे जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हम लोग माइनस कर देंगे जो कि 1,90,000 है। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि मैन्युफैक्चर करते हुए कितना रॉ मटेरियल लगा, तो रॉ मटेरियल लग रहा है हमारा ये नेट करने के बाद 8 लाख, तो ये रुपीज में आया, ठीक है, ये सब तो खर्चा था ना इतना, तो रॉ मटेरियल का तो कोई यूनिट नहीं दिया है, यूनिट रॉ मटेरियल का नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सिर्फ प्रोडक्शन जो यूनिट हो रहा है उसका, तो यहाँ पर यूनिट कुछ नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद हायर चार्जेस ऑफ मशीन, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो यहाँ पर लिखेंगे टू हायर चार्जेस, मशीन का हायर चार्जेस है तो ये फैक्ट्री का खर्चा होगा, है ना, मशीन का हायर चार्जेस है तो ये फैक्ट्री का खर्चा होगा। तो हायर चार्जेस ऑफ मशीन कितना हो जाएगा, देखो हायर चार्जेस ऑफ मशीन बोल रखा है 0.60 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड, और मैन्युफैक्चर्ड कितना यूनिट हुआ है 5 लाख, तो 5 लाख इंटू कितना हो जाएगा 0.60, यहाँ पर लिख सकते हैं 5 लाख इंटू 0.60 कितना हो जाएगा 3 लाख, तो हायर चार्जेस ऑफ मशीन लिख दिया हम लोगों ने। अच्छा, उसके बाद हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री ये डायरेक्टली बता दिया है, टू हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री ये कितना हो जाएगा, ये डायरेक्टली हमें बता दिया है, टू हायर चार्जेस 2,20,000, अच्छा 2,20,000, ये दोनों ही हम लोग बोल सकते हैं फैक्ट्री का खर्चा था, फैक्ट्री एक्सपेंस, क्योंकि ये मशीन ये तो फैक्ट्री पे लगा हुआ होगा, और हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री हो गया, फैक्ट्री, और उसके बाद डायरेक्ट वेजेस बोल रखा है, तो 0.80 होगा जितना मैन्युफैक्चर्ड हुआ उस पे, और 0.40 होगा क्लोजिंग WIP पे, और रिपेयर्स मेंटेनेंस भी है, तो डायरेक्ट वेजेस, तो यहाँ पर लिख देते हैं अच्छा, डायरेक्ट वेजेस हम लोग को लिखना पड़ेगा कितना होगा, डायरेक्ट वेजेस जो प्रोड्यूस्ड हुआ है, प्रोड्यूस्ड पे ये देखो 0.80 यानी 5 लाख इंटू 0.80, तुम लोग इसका चाहो तो वर्किंग नोट बना सकते हो, मैंने यहाँ पर दिखा दिया 5 लाख इंटू 0.80 कितना होता है,
4 लाख, ठीक है, 4 लाख हो गया। और जो WIP में है, क्लोजिंग WIP में उसका खर्चा जो है 0.40 लगाना है। तो क्लोजिंग WIP में कितना है, ये देखो यहाँ पर लिख रखा था ना 12,000 यूनिट का हम लोगों को लेना है 0.40। तो 40%, 12,000 का 40% कितना हो जाएगा, 4,800। 4,800। तो इसका टोटल करने से कितना होगा, 4,04,800 ऐसा होना चाहिए, 4,04,800। तो डायरेक्ट एक्सपेंस, अच्छा रिपेयर मेंटेनेंस 1,80,000, ये भी लिख लो, टू रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 1,80,000। अब इसका टोटल करना पड़ेगा, टोटल करके ट्रेडिंग में दिखाना पड़ेगा। तो टोटल यूनिट कितना हो रहा है, टोटल यूनिट हो रहा है 10,000। तो यूनिट का कैलकुलेशन नहीं भी करेंगे तो चलेगा, यहाँ पर जस्ट इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं जो कॉस्ट है। तो 8,16,000 और 3 लाख, मतलब ये कितना हो गया, 8 और 3 11, 11 12 13,20,000, 13,20,000 और 16,000, मतलब 13,36,000, 13,36,000 प्लस 404800 1,80,000, 19,20,800, 19,20,800 इतना खर्चा किया गया है। लेकिन उसमें से 20,000 का जो खर्चा है वो भी सेलेबल कंडीशन में नहीं है कि हम लोग इसे ट्रेडिंग में ट्रांसफर कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में कितना ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस करने के बाद जितना आएगा, माइनस 20,000 कर देते हैं, 1,90,800 ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये क्या मिला हमें, कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, जो फिनिश्ड गुड्स बना उसका कॉस्ट, मतलब फिनिश्ड गुड्स जो हम लोग बेच सकते हैं उसका खर्चा। तो ये इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन और भी अच्छा कर दिया है, तो तुम लोग भी चाहो तो कर सकते हो। प्रेजेंटेशन क्या है, जैसे मैंने लिखवाया, जैसे रॉ मटेरियल के बाद डायरेक्ट वेजेस लिखना, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस, उसके बाद इनडायरेक्ट, मतलब सारा डायरेक्ट पहले लिख लो उसके बाद इनडायरेक्ट, तो ऐसे भी लिख के कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये प्रेजेंटेशन का तरीका था, तो वैसे भी कर सकते हैं, और जो मैंने दिखाया वो भी कुछ गलत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मतलब ये वाला फॉर्मेट फॉलो कर सकते, पेज बैक कीजिएगा। हाँ, मतलब ये वाला फॉर्मेट फॉलो कर सकते हो। हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखो एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, हम पूरा ट्रायल बैलेंस का रीड नहीं कर रहे, कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है क्योंकि हम लोग फाइनल अकाउंट्स ऑलरेडी कर चुके हैं, इसीलिए हम यहाँ पर और इसको डिटेल्स उतना नहीं बोल रहे हैं। डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, अकाउंट ओपन करके क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो हमारा रूल्स क्या होता है, फाइनल अकाउंट्स का पहले सारा अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसके बाद जहां पर जो पोस्ट होगा पहले ट्रायल बैलेंस से आइटम पोस्ट करते हैं, लेकिन हाँ कुछ अगर एडजस्टमेंट होगा तो वो ध्यान में रखना है ताकि हमारा स्पेस जो है वो हमें मिल जाए। जैसे यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स, मतलब WIP, सेमी फिनिश मतलब आधा बना हुआ है यानी WIP गुड्स, तो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में भी जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग में भी आएगा, ठीक है। और कौन सा ट्रेडिंग में आएगा, कौन सा मैन्युफैक्चरिंग में आएगा, वो हमें ध्यान रखना है, ठीक है, कौन सा ट्रेडिंग में आएगा और कौन सा मैन्युफैक्चरिंग में आएगा क्लोजिंग स्टॉक जो है। अच्छा, अब क्लोजिंग स्टॉक के बाद सैलरी वेजेस, ये अनपेड है मतलब आउटस्टैंडिंग है, तो इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जब सैलरी वेजेस आएगा तो उसका ध्यान रखना है, मशीन पे डेप्रिसिएशन, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट यानी डेटर पे कैलकुलेशन होगा, ऑफिस प्रेमिसेस ऑक्यूपाई 1/4 ऑफ द टोटल एरिया, ये बोल रखा है। लाइटिंग जो चार्ज होगा वो 2/3 टू फैक्ट्री 1/3 टू ऑफिस, लाइटिंग का जो खर्चा है उसका 2/3 फैक्ट्री में लगाओ 1/3 ऑफिस में लगाओ, ठीक है। तो फैक्ट्री में लगाने बोला है, इसका मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा। ऑफिस में लगाने बोला है, ऑफिस का खर्चा कहाँ दिखाते हैं हम लोग, PL में, तो ये PL में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, ये थोड़ा सा पॉइंट हमें ध्यान में रखना है क्योंकि अभी हम लोग पॉइंट आउट तो नहीं कर सकते, एग्जाम में तुम लोग पॉइंट आउट कर लेना यहाँ पर पॉइंट देख के कि कौन सा में एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर अकाउंट बना लेते हैं, सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, illustration 3 in the
बुक्स ऑफ मिस्टर वाइट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर 31st of March 2020। ये पूरा पेज ही हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए छोड़ देते, पता नहीं कितना जगह लगेगा। ट्रेडिंग एंड पीएल, इसके लिए भी ये पूरा पेज रख देते हैं। और यहाँ पर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन 31st of March 2020। अच्छा, सबसे पहले दिया हुआ है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, मतलब ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल का स्टॉक कहाँ लिखना चाहिए? रॉ मटेरियल का स्टॉक, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के अंडर आ जाएगा हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। कंजम्पशन कैसे निकालते हैं? पहले अगर कुछ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है वो लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है 21,000। और अगर कुछ परचेज वगैरह होगा उसके बाद लिखेंगे, तो अभी तो परचेज नहीं मिल रहा है। इसके बाद है WIP का ओपनिंग स्टॉक 9,500, तो ये ऊपर भी लिख सकते थे, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस रख देते हैं कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि कैलकुलेशन होगा टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस का 9,500, तो ये लिख दिया मैंने। अच्छा, उसके बाद फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स 15,500। फिनिश गुड्स कहाँ लिखा जाता है? ट्रेडिंग में। फिनिश गुड्स तो कभी भी मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आएगा, फिनिश गुड्स कहाँ आएगा? ट्रेडिंग में। तो ये हो जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स को ट्रेडिंग में ट्रांसफर करना है, क्योंकि वहां ही तो हम लोग कैलकुलेशन दिखाएंगे हमारे सेल का, तो सेल फिनिश गुड्स होता है, तो फिनिश गुड्स हमेशा ट्रेडिंग में जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है सन्ड्री डेटर, ये तो बैलेंस शीट का आइटम हो गया, ठीक है। सन्ड्री डेटर, तो डेटर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि इसके ऊपर फिक्स्ड एसेट वगैरह आना चाहिए। तो सन्ड्री डेटर 24,000, इस पे एडजस्टमेंट था तो मैंने इसको इनर कॉलम में लिखा है, एडजस्टमेंट करने के बाद इसको आउटर कॉलम में लिखेंगे। वैसे मैंने कॉलम नहीं बनाया, जस्ट एक स्पेस मेंटेन करके लिखेंगे हम। तो ये डेटर हो गया। कैरेज ऑन परचेज 1,500, तो परचेस बोला है तो कहाँ पर लिखना चाहिए? वैसे तो हम लोग ट्रेडिंग में नॉर्मली लिखते हैं, लेकिन ये परचेस क्या होगा? रॉ मटेरियल का होगा, तो कैरेज ऑन परचेस रॉ मटेरियल पे चला जाएगा, तो उस पर ऐड करके लिखना पड़ेगा। तो कैरेज ऑन परचेस है 1,500, ऐड, पहले परचेज लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं कैरेज ऑन परचेज, यहाँ पर भी लिख सकते हैं हम लोग, या फिर टू कैरेज ऑन परचेज बोल के भी लिख सकते हैं। 1,500 जो परचेज लिखेंगे ना, उसके बाद ये आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल, ये भी हमारा एसेट है, बिल्स रिसीवेबल, तो डेटर के बाद लिखना चाहिए बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट है 15,000। अच्छा, उसके बाद है वेजेस 13,000। वेजेस का एक एडजस्टमेंट था, है ना, तो वेजेस के लिए जगह छोड़ देंगे। चलो, वेजेस है 13,000, पहले लिख लेते हैं। वेजेस का एक एडजस्टमेंट था तो वेजेस के लिए जगह रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं टू वेजेस, इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। 13,000 को जो एडजस्टमेंट होगा उसको करना पड़ेगा। सैलरी ये चला जाएगा पीएल में 10,000, इसमें भी एडजस्टमेंट था, तो ये ट्रेडिंग है, तो पीएल लगभग यहाँ पर हो जाएगा टू सैलरी 10,000, इस पे भी हमारा एडजस्टमेंट था। अच्छा, सैलरी के बाद हो गया टेलीफोन पोस्टेज 1,000, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था। टू टेलीफोन एंड पोस्टेज, टेलीफोन एंड पोस्टेज ये हो गया 1,000। अच्छा, टेलीफोन पोस्टेज के बाद रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर, ये भी पीएल में आएगा 350। टू रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर,
350। अच्छा, उसके बाद है कैश एट बैंक, ये बैलेंस शीट में आ जाएगा, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, ये हो गया 17,000। अच्छा, उसके बाद बोला है ऑफिस फर्नीचर, ये भी आ जाएगा बैलेंस शीट में 10,000, इस पे डेप्रीशिएशन है तो इसको भी इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा, ऑफिस फर्नीचर 10,000। अच्छा, उसके बाद है रिपेयर्स टू प्लांट। अब प्लांट कहाँ लगेगा, प्लांट फैक्ट्री में लगेगा तो कहाँ पर जाना चाहिए, फैक्ट्री का सारा खर्चा कहाँ पर आएगा, मैन्युफैक्चरिंग में आना चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे टू रिपेयर्स टू प्लांट 1100 था। अच्छा, उसके बाद परचेज 85,000, यहाँ पर लिख देंगे, जगह छोड़ रखा था, परचेज 85,000। प्लांट एंड मशीनरी 70,000, ये चला जाएगा बैलेंस शीट में, प्लांट एंड मशीनरी 70,000। इस पे भी डेप्रीशिएशन था तो इसका भी जगह छोड़ देते, यहाँ पर लेस डेप्रीशिएशन, यहाँ पर भी लेस डेप्रीशिएशन। अच्छा, उसके बाद रेंट 6,000, रेंट में भी एडजस्टमेंट था। अच्छा, रेंट का कुछ अलग ही एडजस्टमेंट बोल रखा था, रेंट का बोल रखा था कि ऑफिस प्रेमाइसेस, ये बोल रखा है। अच्छा, रेंट का क्या बोला था यहाँ पर, नहीं, लाइटिंग का बोल रखा था 2/3 और 1/3। अच्छा, ऑफिस 1/4 एरिया लेके है तो रेंट तो एरिया वाइज होगा, तो ऑफिस का रेंट चला जाएगा पीएल में, ठीक है, तो रेंट का भी दो पार्ट हो जाएगा, एक तो पीएल में चला जाएगा रेंट, टू रेंट बोल के एक चला जाएगा पीएल में। कितना जाएगा, अगर ऑफिस का रेंट हमारा कितना बोल रखा है, ऑफिस प्रीमाइसेस जो है 1/4 है। अच्छा, तो 1/4 अगर ऑफिस में जाएगा तो मैन्युफैक्चरिंग में कितना बाकी जाएगा, तो यहाँ पर रेंट लिख थ्री लेते हैं फोर 3/4, 1/4 1500 ये हो जाएगा। 1500 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो रेंट है वो हो जाएगा 3/4, तो टू रेंट 3/4 कितना हो जाएगा 1500, और ये 6,000 माइनस कर लो, 6,000 माइनस कर लो 4500। 4500। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन था बेसिकली, है ना, कि ऐसे करना है, इसका कोई एडजस्टमेंट तो नहीं हो रहा है ना, ये इंफॉर्मेशन था कि खर्चे को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करो। लाइटिंग 1350, लाइटिंग का भी एक इंफॉर्मेशन दे रखा है, 2/3 फैक्ट्री, तो ये मैन्युफैक्चरिंग में 2/3 जाएगा, तो 1350 का 2/3 देखो कितना होता है, 1350 का 2/3 900, 9000। 900, 9,000 तो टोटल में ही नहीं है। मैं टोटल में, 13,500 लगा दिए थे। हाँ वही वही तो, 9,000 तो टोटल में नहीं है, 1350 है ना। अच्छा, लाइटिंग का 1/3, ऑफिस का 1/3, तो बाकी माइनस कर दो 900, और माइनस 1350 माइनस 900 कर दो, पता चल जाएगा 450 ना, 450। इसमें 450। अच्छा, उसके बाद जनरल एक्सपेंस 1500। चलो, टू जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस कहाँ पर लिखना चाहिए, पीएल में, पीएल में। जनरल एक्सपेंस 1500। अच्छा, अब इधर का देखो, इधर क्या क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर बैलेंस शीट में जाएगा, लाइबिलिटी साइड में, डेटर के बराबर लिख देते हैं ऐसे, सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर है 15,000। अच्छा, बिल्स पेएबल 7,500, यहाँ पर लिख देते हैं बिल्स पेएबल 7,500। अच्छा, उसके बाद सेल ऑफ स्क्रैप, ये कहाँ पर जाएगा, स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप कहाँ पर जाएगा, ये बाई प्रोडक्ट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग, ये बाई प्रोडक्ट की तरह काम कर रहा है, तो सेल ऑफ स्क्रैप, बाई सेल ऑफ स्क्रैप, ये हो गया 2,500 था। अच्छा, उसके बाद कमीशन रिसिप्ट, ये पीएल में चला जाएगा, बाई कमीशन रिसिप्ट बोल के, बाई कमीशन रिसिप्ट, कमीशन रिसिप्ट हो जाएगा हमारा, कितना दिया हुआ है 450।
अच्छा पीवीडीडी भी है 1650। अच्छा ये भी लिख लेते हैं, ब्रॉट डाउन कर लेते हैं बाई पीवीडीडी जो यहाँ पर दिया हुआ है प्रीवियस का, तो 1650 यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग। कैपिटल ये चला जाएगा बैलेंस शीट में, सेल्स बैंक ओवरड्राफ्ट। अच्छा कैपिटल और बैंक ओवरड्राफ्ट दोनों ही लिख लेते हैं यहाँ पर। कैपिटल बैंक ओवरड्राफ्ट यानी लोन जैसा हो गया, तो यहाँ पर लिख देते हैं बीओडी। अमाउंट देख लेते हैं 8500। अच्छा ये हो गया कैपिटल हमारा 1 लाख। अच्छा यहाँ से बचा हुआ है बस सेल्स 1,67,200। सेल ट्रेडिंग में होगा क्योंकि ट्रेडिंग से ही बेच सकते हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग में तो सिर्फ बनाया हुआ सामान का खर्चा है 1,67,200। अच्छा अब यहाँ से हम लोग सारा चीज लिख चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट जो है उसको लिखेंगे। जैसे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक लिखना पड़ेगा रॉ मटेरियल का 1620, तो रॉ मटेरियल का जो है वो यहाँ से माइनस हो जाएगा, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 16,200। अच्छा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, इसको एडजस्ट करके देखते हैं कितना होता है। 21,000 प्लस 85,000 प्लस 1,500 माइनस 16,200, तो ये हो जाता है 800। नहीं मैंने 1,500 भी यहाँ पर जोड़ रखा है ना, मेरा थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा 91,300। अगर हम लोग कैरेज अलग से लिखते तो फिर वो आएगा 89,800, क्योंकि मैंने कैरेज को भी यहाँ पर ऐड कर लिया तो मेरा ऐड थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिख रहा है। ठीक है तो ये ऐसे भी लिख सकते टू कैरेज बोल के भी लिख सकते, तो ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक। अब हर जगह दो जगह एडजस्ट होना चाहिए, तो क्लोजिंग स्टॉक बाकी ये 16,200 ये बैलेंस शीट में भी जाएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ नीचे ही लिखते हैं, जगह नहीं होगा नहीं तो। क्लोजिंग स्टॉक बहुत सारा है, क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का हो जाएगा 16,200। अच्छा उसके बाद फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक 18,100, तो यहाँ पर लिख देते हैं फिनिश गुड्स का 18,100, और ये चला जाएगा ट्रेडिंग में। फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक जाएगा ट्रेडिंग में बाई फिनिश्ड गुड्स 18,100, ये हमारा ट्रेडिंग का आइटम होना चाहिए। अच्छा उसके बाद सेमी फिनिश गुड्स, ये तो मैन्युफैक्चरिंग का होगा 7,800, तो ये हो जाएगा बाई क्लोजिंग WIP। बाई क्लोजिंग WIP ये हो जाएगा 7,000, कितना था 7,800, ये भी बैलेंस शीट में चला जाएगा WIP 7,800। अच्छा सैलरी एंड वेजेस अनपेड फॉर मार्च 2020 वर रेस्पेक्टिवली 900 एंड 2000, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी और आउटस्टैंडिंग वेजेस यहाँ पर लिख देते हैं पहले, ये तो यहाँ पर भी एडजस्ट होगा ना। करेंट लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग सैलरी और आउटस्टैंडिंग वेजेस, यहाँ पर सैलरी का है 900 वेजेस का 2000, सैलरी 900 वेजेस का 2000, और ये यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा, सैलरी यहाँ पर एडजस्ट होगा और एड आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ पर हो जाएगा 900 यानी 10,900, और जो आउटस्टैंडिंग वेजेस है वो मैन्युफैक्चरिंग में है 2000। एड आउटस्टैंडिंग वेजेस 2000 तो 15,000, और एक जगह एडजस्ट तो ऑलरेडी कर ही दिया मैंने। अच्छा मशीन का डिप्रिशिएशन 10% और 7.5 मतलब 7.5% ऑफिस का, मशीन का 10%, मशीन का 10%, तो डिप्रिशिएशन एट द रेट ऑफ 10%, डिप्रिशिएशन एट द रेट ऑफ 7.5%, तो 10% होने से कितना होगा 70,000 का 10% 7,500, और ये हो जाएगा 750, तो 7,000 माइनस करने से ये कितना आ जाएगा 63,000 आ जाएगा, यहाँ पर लिख देते 63,000 आ जाएगा। अच्छा ये कितना आ जाएगा 10,000 से 750 माइनस करने से सिर्फ 750 माइनस होगा 9,250। हाँ 9,250। अब ये खर्चा जो है ये PL में दिखाना पड़ेगा 750 टू डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, 7,000 टू डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर 750 हो गया। अच्छा
ये जो इंफॉर्मेशन था ऑफिस प्रीमाइसेस, इसका यूज कर लिया हम लोगों ने, लाइटिंग ये भी, ये इंफॉर्मेशन था, ये कोई एडजस्टमेंट नहीं, ये खर्चा को कैसे बांटना है वो बोला है। हाँ एक लाइन छूट गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1% ऑफ सेल्स, ठीक है। नया जो पीवीडीडी क्रिएट होगा वो 1% ऑफ सेल होगा, तो नया पीवीडीडी कितना होगा यहाँ पर लिखते हैं, पीवीडीडी क्रिएट करने से प्रॉफिट कम होता है 2 पीवीडीडी, ठीक है। 1% ऑफ सेल, अब सेल कितना कर रखा है देखो, सेल 1,67,200, तो 1,67,200 का हमें डाउट है कि 1% पैसा नहीं मिलेगा, तो कितना नहीं मिलेगा, 1672, ठीक है 1672। और क्योंकि मैंने पुराना पीवीडीडी यहाँ पर लिख रखा है तो फिर इसको एडजस्ट करने का जरूरत नहीं तो और एक तरीके से होता है, हमें 1672 क्रिएट करना है, हमारा ऑलरेडी 1650 क्रिएट किया हुआ था, तो इस बार हमें प्रॉफिट से माइनस हो जाता, माइनस हो जाएगा, मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, और इस बार प्रॉफिट से फिर कितना क्रिएट करना पड़ेगा, ऑलरेडी 1650 है, 22 बस 22 ही करना पड़ेगा, इन दोनों का डिफरेंस, ये डिफरेंस हो जाता है, ये देखो 1672 माइनस 1650, ये हो जाता है 22, तो तुम लोग यहाँ पर एडजस्ट करके 22 भी लिख सकते हो, इधर लिख के इधर लिखने से एडजस्ट होने से 22 ही आता है, या फिर ऐसे मैंने जैसे उधर ब्रॉड डाउन किया वैसे करके भी हम लोग कर सकते हैं, इसका भी 2 बार एडजस्टमेंट होता है, तो ये हमारा डेटर से लेस होके बैठेगा, तो लेस पीवीडीडी, तो 1672 इस बार का जो होगा, ठीक है 1672, तो 24,000 माइनस 1672, तो ये हो गया 22,328, ठीक है। ये इसीलिए हम ऐसा करवाते हैं, इससे क्या होता है ना, तुम लोग अगर 22 लिखोगे और उसको यहाँ से 22 माइनस कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, मतलब पहले से था इसीलिए सिर्फ 22 करने से ही 1672 मेकअप हो जाएगा, लेकिन करना तो 1672 ही है क्रिएट, तो इसीलिए वैसे लिखने से गलती होने का चांसेस जो है कम हो जाता है। बाकी किसी को अगर मतलब एकदम क्लियरली याद रहता है कंसेप्ट तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगा, तो हो गया बस। अब हम लोग क्या करेंगे, चलो ऐड करते हैं। अच्छा मैंने प्लांट का डिप्रिशिएशन गलती से यहाँ लगा दिया, प्लांट का यहाँ नहीं होना चाहिए है ना, डिप्रिशिएशन ऑन प्लांट जो है ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग में होना चाहिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग फॉलो कर रहे हैं ना हम लोग, ये सिर्फ ट्रेडिंग वाला क्वेश्चन तो नहीं है कि यहाँ पर ही देना पड़ेगा, तो टू डिप्रिशिएशन ऑन प्लांट, ये गलत हो गया था थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 7,000। अब देखो कितना हो रहा है, टोटल करो, यहाँ पर हो गया 2500 और 7,800, ये पूरा टोटल करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर 91,300 9,500, 91,300 9,500, 15,000 1100 4500 900 और 7,000, तो ये हो जा रहा है मेरा 700 हो गया, कैलकुलेटर डिस्टर्ब, 1,29,300, 1,29,300 आ रहा है। अच्छा इधर हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इतना खर्चा हुआ है 1,29,300 खर्चा हुआ है फिनिश गुड्स बनाने के लिए, लेकिन उसमें से ये स्क्रैप मिला है हमें तो खर्चा थोड़ा सा कम हो जाता है, और ये जो खर्चा है ये अभी भी फिनिश गुड्स तक नहीं पहुंचा है, तो इसको हटा देंगे, क्योंकि ये ट्रेडिंग में नहीं ट्रांसफर कर पाएंगे ना, क्योंकि ट्रेडिंग वाला जो अकाउंट है वो तो सिर्फ फिनिश गुड्स के लिए ही है, तो फिनिश गुड्स नहीं, 19,000, हाँ 1,19,000, इसको लिखना पड़ेगा बाई ट्रेडिंग अकाउंट कॉस्ट ऑफ गुड्स कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है 1,19,000। अब ये ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे टू, क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स 1,19,000। अच्छा इतना फिनिश गुड्स पहले से था 15,500, और बाकी हम लोगों ने इस बार इतना बनाया 1,34,500, लेकिन बेचा है बचा लिया, मतलब बचा लिया नहीं, इतना नहीं बिका, 18,100 नहीं बिका, ठीक है, तो कितना बिक गया बाकी जो है, लेकिन इतने में बिक गया 1,85,300, 1,85,300 माइनस कर लेते हैं तो कितना आएगा, 2 GP आ जाएगा माइनस करने से, 1,85,300 माइनस 50,800, 50,000 आ रहा है ना, 50,800, 50,800। अच्छा यहाँ पर ब्रॉड डाउन कर लेंगे जैसे करते हैं बाई GP 50,800। अच्छा अब नेट प्रॉफिट निकालेंगे, टू नेट प्रॉफिट 52,900, नेट प्रॉफिट नहीं ये टोटल, नहीं टोटल अच्छा 50,800
450 प्लस 1650, 52,900, हाँ 52,900। अब माइनस कर लो 10,900 और 1,000, मतलब ये हो गया 11,900। 11,900 माइनस ये हो जाएगा 5 3 8, 1850। 1850 माइनस ये हो जाएगा 1950, 1950। अच्छा, माइनस 750 और 1672, तो ये होता है 34,778। 34,778, 52,900। तो ये हो गया 34,778, ये ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट हुआ है तो ये ऐड हो जाएगा। 34,778 प्लस 1 लाख, तो 1,34,778 प्लस 15,000 प्लस 7,500 प्लस 8,500 प्लस 900 प्लस 2,000, तो ये हो जाता है 68,000। ये सिर्फ 68 कैसे हो गया? 68,678। 1 लाख कहाँ चला गया? 1,34,778, 1 लाख तो होगा जरूर, जरूर कैलकुलेटर में गलत हो रहा है। 15,000, 7,500, 8,500, 2,900, हाँ 1,68,000, 168678। हाँ 1,68,678, 1,68,678 होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। 9250 63,000, 9250 63,000, 22,328, 22,328, 15,000 और 17,000, मतलब 30,000, 37,000, 37,000 माइनस 16,200 माइनस 18,100 माइनस 7,200। यस मैम, सही है। टैली हो गया? यस मैम। ठीक है, तब टैली हो गया। देखो ये लगभग कंप्लीट, मैंने बोला था छोटा सा चैप्टर है, यहाँ से 5 मार्क्स का ऐसा आता है। चलो हम लोग थोड़ा एमसीक्यू जो है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। बाई प्रोडक्ट्स वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। बाई प्रोडक्ट को वैल्यू किया जाता है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ये ट्रू है कि फॉल्स है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था, हम थोड़ा सा याद दिला देते हैं। बाई प्रोडक्ट अगर तुम लोग अपना, फॉल्स। हाँ ये फॉल्स होगा, क्योंकि तुम लोग अगर मेरा ये लिख रहे हो मेरे साथ साथ, तो कम से कम यहाँ पर तुम लोग को एक चीज मिल जाएगा, मैंने एनआरवी लिख रखा है। एनआरवी में ही हमेशा इसको वैल्यू किया जाता है। एनआरवी मतलब जो मार्केट में इसका सेल वैल्यू मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका कॉस्ट कैलकुलेट करना मुश्किल होता है। क्यों होता है? क्योंकि बना रहे थे हम लोग चीनी, उसके साथ चीनी तो बना, उसके साथ गुड़ ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस्ड हो गया। अब इसका कॉस्टिंग क्या करे, क्योंकि हम लोगों ने तो जो भी शुगर केन वगैरह खरीदा था वो शुगर प्रोड्यूस के लिए खरीदा था। अब इसके साथ साथ ये जो चीनी बन चुका है, तो जैसे घर पे अगर दही वगैरह यूज करके जो घी निकलता है, ठीक है, जो मतलब कच्चा घी जो होता है, फिर उसको हम लोग चाहे तो उसको नॉर्मली भी यूज कर सकते हैं या फिर उसको गर्म करके भी यूज कर सकते हैं, तो उसके नीचे जो छाछ आ जाता है, अब वो तो ऑटोमेटिकली आया ना, तो घी बनाने का खर्चा जो है वो हम लोग बता सकते हैं, लेकिन उस छाछ का खर्चा क्या करें? तो कॉस्टिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हम लोग कॉस्ट नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर में नहीं जा सकते। ये वाले कंसेप्ट में हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ एनआरवी में वैल्यू करना पड़ता है, इसीलिए फॉल्स होगा। The manufacturing account is prepared to ascertain the profit or loss on the goods produced. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्यों बनाया जाता है? गुड्स जो हम लोगों ने प्रोड्यूस किया उसका प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए। क्वेश्चन ये बोल रहा है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट किस लिए बनाते हैं? गुड्स का पहले ही बताया था। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी जानने के लिए। नहीं, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी नहीं, जो गुड्स बना हुआ है। अभी हम लोगों ने ये क्या निकाला, ये वाला, ये क्या निकाला, कहाँ गया? ये क्या निकाला? कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में तो ट्रांसफर फिनिश्ड किया। गुड्स। हाँ, तो किस लिए बना रहे हैं? फिनिश्ड गुड्स जो है बना हुआ है, मतलब जिसको बेच सकते हैं। मैन्युफैक्चर करने का टारगेट क्या है? बेचना। अब हमेशा सारा सामान बन जाए, कुछ ना कुछ तो क्लोजिंग में रहेगा ही ना, वो तो अलग बात है। तो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी थोड़ी ना निकालना है हम लोग को, ये निकालना है कि हम लोगों ने इतना प्रोडक्शन किया, उसमें से ये आधा बना हुआ रह गया, तो हम लोगों का इस बार का कितना गुड्स ऐसा है जो हम लोग बेच सकते हैं, ट्रेडिंग में ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो बोल रहा है कि जो गुड्स प्रोड्यूस्ड हुआ उसका प्रॉफिट लॉस के लिए कौन सा अकाउंट है? वो तो ट्रेडिंग अकाउंट है। बेचने के बाद पता चलेगा ट्रेडिंग अकाउंट में कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ बेचने से।
तो इसका मतलब ये भी फॉल्स हो गया। थर्ड वाला बोलो, इफ देयर रिमेन अनफिनिश्ड गुड्स, मतलब अनफिनिश्ड गुड्स एट द बिगिनिंग, अनफिनिश्ड मतलब WIP, बिगिनिंग मतलब ओपनिंग WIP, एंड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ट्रू। पीरियड कॉस्ट ऑफ सच अनफिनिश्ड गुड्स इज शोन इन, हाँ ये हमें दिखाना पड़ता है, इसका कॉस्ट हम लोग दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि उससे हमें फिनिश गुड्स बनाना है ना, नहीं तो बेचेंगे कैसे। तो ओपनिंग WIP हो या क्लोजिंग WIP हो, ये हमें दिखाना पड़ता है मैन्युफैक्चरिंग में। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला दिया हुआ है, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। क्या सही है? क्या ये सही है? हाँ ये सही है। ठीक है, मैंने जो एडिशनल दो लिखवाया है, रिटर्न और परचेस करते हुए कुछ अगर खर्चा है तो वो, ठीक है, तो ये एडिशन मैंने और लिखवा से दिया है, डायरेक्ट लेकिन एक्सपेंस। हाँ ये मैंने एडिशन लिखवा दिया, लेकिन ओवरऑल फॉर्मूला तो यही है ना, परचेस में भी वो इंक्लूडेड हो सकता है। जैसे देखो परचेस के खर्चे में मैंने यहाँ पर जैसे बनाया, ये वाला क्वेश्चन अगर देखो तुम लोग, तो मैंने ये परचेस में ही ऐड कर दिया, परचेस के खर्चे में ही दिखा दिया, परचेस का मतलब ही तो उसमें डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड है, ताकि तुम लोग से गलती ना हो, इसलिए मैंने फॉर्मूला लिखाते हुए ये चीजों को अलग से दिखाया। बाकी ये तो मेरा एक चीजों का ही कंक्लूजन है ना, परचेस, परचेस पे खर्चा, अगर कुछ रिटर्न हुआ है तो वो, तो इसको हम लोग कंक्लूजन में बोल सकते हैं यही मेरा परचेस है, ठीक है, यही मेरा एक्चुअल परचेस है। तो वही ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये ओवरऑल फॉर्मूला दे रखा है, तो बिल्कुल सही है। उसमें वो दो पॉइंट नहीं है, मतलब गलत ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि ये नेट परचेस दिया हुआ है ना। नेट परचेस का मतलब ही क्या होता है? परचेस, उस पर कोई खर्चा लगा है तो उसको जोड़ो, और कुछ रिटर्न हुआ है तो माइनस कर दो। द ट्रेडिंग अकाउंट विल शो द क्वांटिटीज ऑफ फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल एंड WIP। क्या ट्रेडिंग फॉल्स। अकाउंट में? फॉल्स, हम लोग WIP मैन्युफैक्चरिंग वगैरह अकाउंट बताता है। मैन्युफैक्चरिंग में दिखाते हैं। ओवरहेड इज डिफाइंड एज टोटल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस। ओवरहेड का मतलब डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट नहीं, मटेरियल इनडायरेक्ट एक्सपेंस मटेरियल और वेजेस, वेजेस मतलब इनडायरेक्ट वेजेस, मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, मतलब सारा का सारा इनडायरेक्ट खर्चा, ठीक है, सारा का सारा इनडायरेक्ट खर्चा हमारा क्या होगा? ओवरहेड होगा, तो ये फॉल्स हो गया। अच्छा, उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, अंडर स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग WIP इन द पीरियड विल, मतलब अंडर स्टेटमेंट मतलब अगर हम लोग क्लोजिंग WIP को कम दिखाते हैं तो क्या इफेक्ट होगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में? अंडर स्टेटेड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन दैट पीरियड, उस पीरियड में जो गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होगा उसका कॉस्ट कम शो होगा। अंडर स्टेट करेंट एसेट, करेंट एसेट का वैल्यू कम हो जाएगा। अंडर स्टेट नेट इनकम इन दैट पीरियड, उस पीरियड का इनकम कम दिखेगा, या फिर नन ऑफ द थ्री, कुछ भी इफेक्ट, मतलब ये तीनों में से कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर हम लोग WIP को कम दिखाते हैं तो क्या इफेक्ट होगा, चलो चेक करते हैं। मान लो हम लोगों का जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर्ड किया हम लोगों ने, ओपनिंग WIP था, ठीक है, परचेज वगैरह ये सब लेके, सपोज ये सारा चीज लेके हमारा खर्चा आया था 1000, ठीक है, जो भी इधर हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं वेजेस वगैरह लेके, और क्लोजिंग WIP जो है ये हमारा हुआ था 200, ठीक है, तो ये अगर हमारा 200 हुआ था, तो ये इसको बोला है कि यहाँ पर बोल रहा है कि उस पीरियड में क्या इफेक्ट होगा, ये बोल रहा है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितना आ जाएगा? 800। तो अंडर स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग WIP इन द पीरियड विल अंडरस्टेट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन दैट पीरियड। अच्छा, अगर ये हम लोग कम लिखते हैं तो अच्छा, ये मान लो ये लिखना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पर 100, ठीक है, तो गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का क्या बैलेंस आएगा, मतलब ये ट्रेडिंग में जो ट्रांसफर होगा उसका बैलेंस क्या आ जाएगा? इधर 1000 था, ये सही है, इसको कम लिख दिया, अंडरस्टेट ना मतलब कम लिख दिया, तो यहाँ पर कितना दिखेगा बैलेंस? बैलेंस पहले बताओ क्या क्या दिखेगा? 900। 900। तो गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो है उसका कॉस्ट कम हुआ कि बढ़ गया? जो मतलब ये बढ़ गया। राइट है, बढ़ गया, तो अंडर स्टेट हो रहा है कि ओवर स्टेट हो रहा है? ओवर स्टेट हो रहा है, तो पहला अंडर। वाला स्टेट ओवर हो रहा है ना, ज्यादा हो रहा है, 800 की जगह 900 दिख रहा है, ये सही था। ये हम लोगों ने गलती से किया ना, 200 को 100 लिख दिया, कम कर दिया। अगर कम कर दिया तो इफेक्ट क्या होगा? तो पहला इफेक्ट बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड वो कम दिखेगा। क्या कम दिख रहा है या ज्यादा दिख रहा है? गलती से 100 ज्यादा दिख रहा है। हाँ, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, गलत है। ओवरस्टेट करेंट एसेट, क्या करेंट एसेट का वैल्यू बढ़ जाएगा? वो तो करेंट एसेट का वैल्यू बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये ओवरस्टेट बोल रहा है। ओवरस्टेट कैसे होगा? करेंट एसेट कहां पर दिखाएंगे? बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में अगर 200 की जगह 100 ऑप्शन दिखाएंगे, सी।
हाँ ऑप्शन सी होगा। तो ओवरस्टेट कैसे होगा, अंडरस्टेट होगा ना। अगर मैंने 200 की जगह 100 लिखा है फिनिश गुड्स, तो मेरा बैलेंस शीट में करंट एसेट का टोटल कम दिखेगा। इनकम मेरा जो है, सॉरी इसको क्रॉस लगा दिया, इनकम जो मेरा है वो बोल रहा है कि अंडरस्टेट होगा इनकम, तो ऑब्वियसली इनकम अंडरस्टेट होगा। कैसे, ये ट्रांसफर हो जाएगा कहां पर, ये ट्रांसफर हो जाएगा मेरा ट्रेडिंग में। तो मेरा ट्रेडिंग में ट्रांसफर हो रहा है 800 का सामान, मान लो वहां से मेरा 400 रुपए में सामान बिक गया, बाकी बच गया मेरा यहाँ पर, सपोज यहाँ पर 800 में से मान लो 400 रुपए का सामान बिक गया और बच गया कितना, 800 में से सपोज 400। मेरा 600, नहीं वैसे नहीं होगा ना। 800 का सामान था, मान लो मैंने 600 रुपए का, सॉरी 300 रुपए का सामान 400 में बेच दिया, ये तो प्रॉफिट लगा के होता है ना। 300 रुपए का सामान 400 में बेच दिया, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक में कितना बचा है, 800 में से अगर 300 का सामान बिक गया तो मेरे क्लोजिंग स्टॉक में कितना है 500, ठीक है। तो 500 और 400 900 हो गया। तो यहाँ पर मेरा प्रॉफिट कितना होगा 100, वही तो हो रहा है ना। 300 का सामान अगर 400 में बेच रहे हैं तो मेरा प्रॉफिट तो 100 रुपए का हो रहा है, और 800 में से अगर 300 रुपए का सामान बेच दिए तो मेरा 500 का सामान पड़ा हुआ है, ये मेरा 100 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है। लेकिन अगर हम ये गलती कर देते हैं फिनिश गुड्स को दिखाने में, तो मेरा यहाँ पर 900 दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, अब 900 में से अगर 300 का सामान बेच देते हैं 400 में, तो मेरा कितना स्टॉक बचेगा, 900 में से अगर 300 का सामान बेच देंगे तो 600, ठीक है। तो ये 1000 हो गया, तो मेरा यहाँ पर प्रॉफिट कितना दिखेगा, ठीक है, हो गया 100। 100 ही हो जा रहा है दोनों में। एक मिनट, इनकम कम दिखना चाहिए ना। अच्छा, ये मैंने 900 दिखा दिया, और यहाँ पर मान लो मेरा 300 का बिक गया, 3 4 5 6 7 8 9 600 ही हो रहा है। अपने क्लोजिंग स्टॉक 600। हाँ क्लोजिंग स्टॉक तो 600 ही हो रहा है ना। क्लोजिंग स्टॉक ये देखो, 900 में से अगर 300 का सामान बेच देते हैं, एक मिनट, नेट इनकम जो है वो कम हो जाएगा, कम। मैम सेल वैल्यू भी तो बढ़ जाएगा। हाँ सेल वैल्यू भी तो बढ़ेगा यहाँ पर। 900, हाँ मेरा खर्चा ज्यादा हो रहा है तो मुझे सेल को भी तो चेंज करना पड़ेगा। मेरा अगर मेरा यहाँ पर 900 का सामान, यहाँ पर फिनिश गुड्स 900 रुपए का बन रहा है, ये मैंने दिखाया क्योंकि मैंने यहाँ पर 100 दिखा दिया, तो मेरा फिनिश गुड्स 900 रुपए का बन रहा है। अगर ठीक है, उसमें से अगर हम 300 का ही फिनिश गुड्स बेच रहे हैं तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक 600 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 600 हो जाएगा। अच्छा, ये 1000 हो जाने से यहाँ पर 100 आ जा रहा है, बाई चांस यहाँ पर 100 आ जा रहा है। मेरा जो लेने का क्वांटिटी है यहाँ पर ये गलत हुआ है, मतलब कुछ तो गलत हो जा रहा है। थोड़ा सा देख लेते हैं, ये 1000, यहाँ पर 200, क्लोजिंग WIP उस पीरियड का हम लोगों ने अगर कम दिखा दिया है तो मेरा फिनिश गुड्स का वैल्यू ये सब बढ़ जाएगा, ये 900 हो गया। अच्छा, 900 मेरा ट्रेडिंग में आ गया, ट्रेडिंग का खर्चा फिनिश गुड्स का 900 आ गया। अच्छा, अगर हम लोग 300 रुपए का सामान ही बेचते हैं तो, अच्छा अब वो 300 मतलब सेल वैल्यू थोड़ा सा चेंज होगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि देखो हम लोग अगर 300 सेल वैल्यू रुपए, में 4500 हो जाएगा। हाँ फिर मेरा सेल वैल्यू उस प्रोपोर्शन में जाएंगे, क्योंकि मेरा पर यूनिट खर्चा बढ़ गया। अगर हम यूनिट के हिसाब से दिखाते तो मेरा पर यूनिट खर्चा बढ़ जाएगा ना, क्योंकि तब हम कॉस्ट मेरा बढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पर गलती किया है, बनाया है सपोज मान लो 10 यूनिट ही बनाया है, लेकिन 10 यूनिट पहले 80 रुपए करके हो रहा था, सही जो था 10 यूनिट अब 90 रुपीज करके हो रहा है, तो मेरा सेल वैल्यू भी मुझे बढ़ाना पड़ेगा, तो सेल यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो बढ़ने से ऑटोमेटिकली मान लो ये अगर 500 भी हो रहा है, 500 नहीं, यहाँ पर 450 कर देते हैं, ठीक है, नहीं तो बैलेंस नहीं होगा। तो यहाँ पर 1050 अगर हो जाएगा तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो मुझे मतलब पर यूनिट कॉस्ट देख लेना चाहिए था कि यहाँ पर 10 यूनिट अगर बनाए तो 80 करके, यहाँ पर अगर 10 यूनिट बनाए तो 90 करके, ठीक है। तो अगर मैंने 400 करके बेचा है तो एक एक यूनिट पे 10 रुपए का प्रॉफिट रखा है, तो 10 रुपए का प्रॉफिट रखने से यहाँ पर मेरा सेल वैल्यू भी थोड़ा सा गलत आया है इस हिसाब से। क्योंकि अगर हम 80 रुपीज करके देखेंगे तो ये 100 यूनिट का लगाना पड़ेगा, तो 8 रुपया और 9 रुपया हो जाएगा 100 यूनिट का। तो अगर मैंने यहाँ पर 100 8 रुपया करके अगर है ना, तो फिर यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग होगा, जो भी हो कैलकुलेशन यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, मतलब जो एग्जांपल ले रहे हैं। लेकिन हाँ देखो, पहला दो गलत ये तो प्रूव हो ही गया ना, अगर हम लोग यूनिट नहीं भी लेते हैं तो पहला दो जो है वो प्रूव हो गया। यूनिट से करेंगे तो एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा, वहां पर यूनिट लेने से ज्यादा बेटर होता। तो इतना याद रखो हमेशा कि क्लोजिंग स्टॉक कम होने से मेरा जो प्रॉफिट है वो कम होता है। इसका सिंपल एग्जांपल दिखा देते हैं। अगर ट्रेडिंग में ही देखोगे, ट्रेडिंग मान लो 100 रुपए का खर्चा था, मेरा सेल हुआ था यहाँ पर मान लो 200 का, ठीक है, ये 200 है, यहाँ पर 100 है,
और क्लोजिंग स्टॉक मान लो यहाँ पर 100 है, तो ये 300 हो गया, तो यहाँ पर जीपी कितना आ जाएगा, जीपी आ जाएगा 200, ठीक है। अगर यही क्लोजिंग स्टॉक हम लोग कम दिखा देते, ठीक है, ये 200 ये 100 ये बराबर रखते, यहाँ पर 50 दिखा देते, तो ये 250 हो जाएगा। तो यहाँ पर 250 होने से यहाँ पर कितना होगा बैलेंस करने के लिए, 150। 150, तो देखो कम हो गया, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो प्रॉफिट के साथ हमेशा प्रोपोर्शनेट होता है, क्लोजिंग स्टॉक कम होने से प्रॉफिट कम होता है, ये समझना है हमें। और अगर ओपनिंग स्टॉक का बात होता है तो ओपनिंग स्टॉक अगर कम हो जाता है तो प्रॉफिट बढ़ जाता है, इसका जो रिलेशन है ये रिवर्स है, और इसका जो है ये प्रोपोर्शनेट रिलेशन है, ठीक है, इसी हिसाब से होता है। तो वो WIP का भी सेम इफेक्ट ही दिखेगा हमें, ठीक है। अच्छा, सेल्स इक्वल टू क्या होता है, सेल्स का मतलब क्या होगा, कॉस्ट ऑफ जीपी गुड्स, प्लस प्रॉफिट, जीपी प्लस प्रॉफिट, मतलब COGS प्लस प्रॉफिट। हाँ, COGS प्लस प्रॉफिट, ये होगा मेरा सेल्स का। सेल्स मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को क्या बोला जाता है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड, ऑल द थ्री। मैंने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड नहीं, मैंने लिख के दिखाया था, ये देखो मैंने मिटाया भी नहीं। इसको हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग, वर्क्स, फैक्ट्री, तीनों बोल सकते हैं। देखो मैंने दिखाया था, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग मतलब फैक्ट्री का खर्चा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पर फैक्ट्री का खर्चा। फैक्ट्री के खर्चे को क्या क्या बोला जाता है, मैन्युफैक्चरिंग, वर्क्स, वर्क्स ओवरहेड और फैक्ट्री का ओवरहेड। देखो मैंने बोला भी था, तो कौन सा होगा, 3 का डी होगा, तीनों ही होता है ना। इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस मतलब फैक्ट्री का खर्चा, फैक्ट्री के खर्चे का 3 नाम होता है, मैंने यहाँ पर इसीलिए देखो इसको मिटाया भी नहीं। ये देखो अगर हम लोग जब इसको ऐड कर देते हैं तो कॉस्ट बोलते हैं, तो ये फैक्ट्री के खर्चे को भी हम लोग बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, या फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, वर्क्स एक्सपेंस, या फिर फैक्ट्री एक्सपेंस। तो इसका ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द 3। सेल्स वैल्यू ऑफ द बाई प्रोडक्ट इज क्रेडिटेड टू, बाई प्रोडक्ट का सेल्स वैल्यू कहां पर क्रेडिट होता है, कौन से अकाउंट में क्रेडिट होता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट सोर्स क्या दिखाता है, टोटल कॉस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट, इट प्रोवाइड्स डिटेल्स ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, इट फैसिलिटेट्स रिकॉन्सिलिएशन ऑफ फाइनेंशियल बुक्स विथ रिकॉर्डिंग, विथ रिकॉर्ड्स, डी। कॉस्ट रिकॉर्ड, डी होगा। ये देखो टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फिनिश गुड्स तो दिखाता ही है, यही तो हम लोग लिख रहे हैं हर जगह पे, टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। अच्छा, सेकंड बोला था फैक्ट्री कॉस्ट का डिटेल्स, क्योंकि यहाँ पर सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में फैक्ट्री का सारा खर्चा यहीं पर आता है, तो फैक्ट्री का सारा डिटेल्स यहाँ पर मिलेगा, ये बात भी सही है। अच्छा, ये फिर अगर ये दो सही है, देखो ये मैंने नहीं बोला है तुम लोग को, अगर ये नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं, लेकिन अगर मेरा 2 पॉइंट सही है तो फिर डी ऑप्शन ही लेना चाहिए ना। ऐसा अगर आ जाए तो तुम लोग एग्जाम में इस तरह से अपना थोड़ा सा बेसिक सेंस यूज कर सकते हो। ये भी बता देते हैं, इट फैसिलिटेट्स रिकंसिलिएशन ऑफ फाइनेंशियल बुक विद कॉस्ट रिकॉर्ड। एक्चुअली कॉस्ट का जो रिकॉर्डिंग होता है वो एस्टिमेटेड बेसिस पे होता है, मतलब मैन्युफैक्चर करने के पहले एक प्लान किया जाता है कि हम लोग क्या मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, मतलब किस चीज का बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है। वो प्लान करने के बाद फिर अगर हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग टी शर्ट मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, तो फिर हमें ये सोचना पड़ेगा एक बेसिस कि एक टी शर्ट बनाने का क्या क्या खर्चा लग सकता है, क्या क्या रॉ मटेरियल क्या खर्चा हो सकता है। फिर हमें ये देखना पड़ेगा हमारा मार्केट डिमांड क्या है, क्या हमें 1000 पीसेस बनाना पड़ेगा या 2000 पीसेस, तो उसके बेसिस पे हमें ये सारा खर्चा करना पड़ेगा। तो ये जो सोच रहे हैं इसको रिकॉर्ड कर देते हैं एस्टिमेटेड बेसिस पे। लेकिन एक्चुअली जब मार्केट में हम लोग खरीदने जाते हैं, रॉ मटेरियल हो या फिर लेबर को जब पेमेंट करने जाते हैं, तो वो वेरी कर सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है। हम लोगों ने सोचा था कपड़ा 100 रुपए मीटर आ जाएगा, लेकिन वो 120 आ गया। हम लोग को लगा था वर्कर 150 रुपए लेगा, लेकिन वर्कर 120 रुपए ले रहा है। ऐसा चेंजेस हो सकता है। तो ये एक्चुअल और एस्टिमेशन के बीच में जो फर्क आ जाता है इसको रिकंसाइल करना पड़ता है। जैसे तुम लोग BRS में किए थे वैसे यहाँ पर भी होता है। तो ये रिकंसिलिएशन होता है किसके साथ, किसका, फाइनेंशियल बुक्स, मतलब जो अकाउंटिंग जो तुम लोग करते हो, ठीक है, जो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, उसमें क्या होता है, उसमें कुछ एस्टिमेटेड बेसिस नहीं होता है, उसमें एक्चुअल बेसिस होता है। तो फाइनेंशियल बुक के साथ कॉस्ट बुक का रिकॉर्डिंग जो है उसको रिकंसाइल करवाना पड़ता है, ठीक है। तो ये रिकंसाइलेशन पे भी हेल्प करता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो ये पॉइंट यहाँ पर मैंने डिस्कस नहीं किया था, ऊपर था, यहाँ पर आएगा मुझे पता था, इसलिए मैंने बोल दिया। वैसे पता नहीं भी होता तो फिर भी ये दो अगर सही है तो मेरा ऑप्शन डी होना चाहिए। अब ये दोनों के जगह तो हम बोल नहीं सकते कि ऑप्शन सी होगा, क्योंकि 2 पॉइंट सही है, तो फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द 3 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर करने बोला है, तो इसको भी देखो कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर ही करके दिखा देते हैं। ये देखो ओपनिंग WIP बोल रहा है, तो ये हो जाएगा 3,90,000, ठीक है, लिख तो तुम लोग लोगे। क्लोजिंग WIP 5,07,000। अच्छा, परचेज रॉ मटेरियल, परचेज, ओपनिंग, क्लोजिंग, रिटर्न, ठीक है,
और ये सब हम लोग क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। परचेस कितना है 12,10,000, ओपनिंग कितना है 3,02,000, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। क्लोजिंग और रिटर्न माइनस कर दो, कितना होता है बताओ, 12,10,000, बताओ कितना होता है। ये कैलकुलेशन अभी यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। टोटल करके देखो, 3,02,000 पहले से था, ठीक है, 3,02,000 पहले से था, 12,10,000 हम लोगों ने खरीद लिया। अच्छा, 3,10,000 का क्लोजिंग रह गया। अच्छा, 3,10,000 और यहाँ पर 18,000 का रिटर्न हो गया, माइनस कर देते हैं, 18,000 का रिटर्न हो गया, तो ये हो रहा है 11,84,000 रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये मैंने शॉर्टकट में यहाँ पर कर दिया, ठीक है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड यहाँ पर आ गया। अच्छा, इसके अलावा और क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर है वेजेस है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट वेजेस कितना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों ही आ जाएगा। तो इनडायरेक्ट जो भी होता है वो फैक्ट्री का खर्चा होता है, ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट वेजेस पहले लिख सकते हैं, दैट इज 2,10,000, ये लिख दिया, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में रॉयल्टी है 1,30,000, तो 1,30,000 रॉयल्टी बोल के हम लोग लिख सकते हैं। बाकी जो भी खर्चा है वो फैक्ट्री का खर्चा है, जैसे कि इनडायरेक्ट मटेरियल ये ले लो 16,000, ये सब तो लिख ही दिया हम लोगों ने। 16,000 फैक्ट्री का खर्चा है, और यहाँ पर हो जाएगा 2,30,000, हम लोग ये ऐड करके भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे 16,000 2,30,000, ठीक है, और 40,000 और 60,000, ये सब रिपेयर प्लांट ये सब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और क्या कुछ है, देखते हैं, नहीं और कुछ नहीं है, ठीक है। तो फिर हम लोग टोटल करके देख सकते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं हमारा। 3,90,000 प्लस 11,84,000 प्लस 2,10,000 प्लस 1,30,000 प्लस 16,000 प्लस 2,30,000 प्लस 4,000 प्लस 4,000 था या 40,000 था, 40,000 और 60,000, ठीक है, 4,000 लेस कर देते, 1,00,000 ऐड कर देते हैं 40, तो ये हो जा रहा है हमारा 22,60,000। हाँ, 22,60,000 आ रहा है। अच्छा, बाई प्रोडक्ट ये भी जाएगा उधर, बाई प्रोडक्ट 20,000 ये इधर चला जाएगा। अच्छा, कुछ छूट क्या है क्या देख लेते हैं, कुछ छूटा तो नहीं है, 22 लाख, और ये माइनस कर दो 5,07,000, और इधर से ये जो बाई प्रोडक्ट है 20,000, तो 17,33,000 आ रहा है, लेकिन आंसर तो 81 है, क्या छूट गया, 17,33 आ रहा है, 17,81,000, कुछ तो छूट मैम गया होगा। 2,30,000 को हम लोग 23,000 कर लिए। अच्छा, ये 2,30,000, रिपेयर, हाँ उसको 23,000। अच्छा अच्छा, तो वहां पर थोड़ा सा कम हो रहा है इसीलिए, हाँ इसीलिए देखो उतना ही गैप आया, उतना ही गैप आया, उतना ही गैप आया। 3,90,000, 11,84,000, 2,10,000 देख लेते, 1,30,000, 16,000, 2,30,000, 4,000 कर दिया था गलती से, उसको मैंने सही कर लिया, 1,00,000 ऐड कर दिया, आ रहा है 22,60,000, उसमें से माइनस 5,07,000 और 20,000, तो 17,33,000 आ रहा था मेरा मेरा जो कैलकुलेशन हुआ, ठीक है। लेकिन आंसर है 17,81,000, तो माइनस करने से ही समझ में आ जाएगा, 17,81,000 माइनस 17,33,000, तो ये 48,000 का गैप हो रहा है। तो कहीं भी आई थिंक कुछ लिखते हुए गलत हुआ होगा, ये वाला नहीं लिया हम लोगों ने, 48,000 ये वाला नहीं जोड़ा, इनडायरेक्ट वेजेस नहीं लिखा है देखो, इसीलिए वो ठीक किया था, देखो इनडायरेक्ट वेजेस नहीं लिया है, चेक करके देखो, हम फिर से दिखा देते हैं, ये देखो 3,90,000 लिख दिया, 5,07,000 ये इधर लिख दिया, तो ये जो यस मैम आ 11,84 रहा है। आया ये सब एडजस्ट करके, हाँ ये देखो 11,84 परचेज, ओपनिंग, क्लोजिंग, रिटर्न, ये सब एडजस्ट करके कर दिया, लेकिन इनडायरेक्ट मटेरियल 16,000, ये देखो लिखा है 2,10,000, ये वेजेस का है 2,10,000, ये देखो यहाँ पर लिख रखा है 2,10,000, ये मैंने पहले लिखा था, 48,000 नहीं लिखा, बाकी सारा चीज लिख दिया, इसी वजह से नहीं हुआ, ठीक है। तो ये डिफरेंस जो आ रहा है 48,000 का, तो ये तो आसान था, ठीक है, जैसे करना चाहिए, लाइन बाय लाइन तुम लोग को बस प्रेजेंटेशन के साथ लिखना है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, ये तो बहुत ही बड़ा है क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन काफी बड़ा है, ये तो अभी पॉसिबल नहीं है करना। यहाँ पर ये एक छोटा सा क्वेश्चन
देख सकते हैं हम लोग, ये देखो यहाँ पर रॉ मटेरियल, ये सब फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ भी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और रॉ मटेरियल अकाउंट को प्रिपेयर करके देना है, ठीक है। तो परचेज ऑफ मशीनरी दे रखा है, हैज बीन ओमिटेड, तो मशीन का खर्चा इन्होंने नहीं लिखा है। मशीनरी आर चार्जेबल एट डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, मशीन का डिप्रिसिएशन 10% होगा। फैक्ट्री वर्कर वेजेस में 3 लाख है इंक्लूडेड, और लेबर ऑफिस का 50,000, मतलब वेजेस में फैक्ट्री का और लेबर ऑफिस का दोनों वेजेस इंक्लूडेड है, जबकि दोनों अलग अलग जगह पे जाना चाहिए। एक मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा और एक हमारा जो है पीएल में जाएगा। तो 3 लाख, तो ये 3,50,000 का दो पार्ट है। तो ये अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है तो यहाँ पर सिर्फ 3 लाख आना चाहिए, है ना। अगर ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होगा तो यहाँ पर सिर्फ 3 लाख आना चाहिए, बाकी तो नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को सही दिखा देते हैं, ये देखो हमें फिर से करने बोला है, जो भी पॉइंट यहाँ पर नहीं किया हुआ है उसको हमें फिर से सही से दिखाने बोला है, जो भी ओमिशन है। तो हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट दिखा देते हैं, कैसे होगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, टू वेजेस, वेजेस हमारा सिर्फ कितना आ जाएगा, 3,50,000 है। लेकिन अगर फैक्ट्री वाला ही दिखाएंगे ना, लेबर वाला थोड़ी ना, ऑफिस वाला थोड़ी ना दिखाएंगे, तो 3,50,000 में ये दोनों ही इंक्लूडेड है। तो हमें कितना दिखाना चाहिए, 3 लाख दिखाना चाहिए। 3 लाख। इसका नोट्स देना पड़ेगा, ठीक है। तुम लोग ऐसे ही लिख नहीं सकते हो जैसे अभी हम लिख रहे हैं, तो तुम लोग को यहाँ पर पीडीएफ में नोट्स जो है वो मिल जाएगा कैसे लिखना है, ठीक है। तो तुम लोग पीछे देख के कर सकते हो, हम अभी समझा देते हैं, ठीक है। 3,50,000 में 50 नहीं होगा, सिर्फ 3 लाख होगा। अच्छा, डेप्रीशिएशन जो है उसमें भी रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। डेप्रीशिएशन क्योंकि परचेस किया गया था मशीनरी जिसका वैल्यू नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो 10 लाख का मशीन जिसका रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ उस पर 10% डेप्रीशिएशन था, तो कितना डेप्रीशिएशन होगा, 10 लाख पे 10% यानी 1 लाख, तो 1 डेप्रीशिएशन लाख। 2 लाख है। क्योंकि ये मशीन है तो ये फैक्ट्री में होगा, फैक्ट्री रिलेटेड होगा, तो डिप्रिसिएशन 3 मैन्युफैक्चर, लाख। हाँ, तो टू मैन्युफैक्चर ये डिप्रिसिएशन मैन्युफैक्चरिंग में चला जाएगा 3 लाख, ठीक है, जो था ऑलरेडी, और उसमें और 1 लाख जोड़ के 3 लाख हो जाएगा। अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंस 2,44,000, लेकिन इसमें भी कुछ चेंजेस होगा, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या इंक्लूडेड है, देखो फ्यूल चार्जेस, फ्रेट इनवर्ड, डिलीवरी चार्जेस टू कस्टमर, ये नहीं होना चाहिए। कस्टमर का डिलीवरी चार्जेस तो पीएल में जाएगा। फ्रेट इनवर्ड, तो फ्रेट इनवर्ड जो है ये कहाँ जाएगा वो सोचना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पहले देखो बोल रहा है 80,000, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बोल रखा है 80,000, उसमें 30% ऑफिस का है, तो 80,000 का 30% अगर ऑफिस का है तो यहाँ से 30% हम लोग पहले हटा देते हैं, तो कितना हो जाएगा 24,000। ये कहाँ, 24,000। ये पीएल में जाएगा, है ना, ये पीएल में जाएगा। अच्छा, जो फ्यूल चार्जेस है ये हमारा कहाँ पर जाएगा, ये फैक्ट्री में जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, जो फ्रेट है वो हम लोग रॉ मटेरियल खरीदने का फ्रेट मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिलीवरी चार्जेस टू कस्टमर है ये भी पीएल में जाएगा, तो डिलीवरी चार्जेस टू कस्टमर 20,000, यानी टोटल 44,000 जो है ये पीएल में जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में से, और है डायरेक्ट एक्सपेंस 2,44,000। तो हमारा इसमें कितना जाएगा मैन्युफैक्चरिंग में, फिर कितना जाना चाहिए, अगर 2 2 लाख, लाख। 2 लाख, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग में हमारा 2 लाख चला जाएगा, ये रेक्टिफिकेशन हो गया। चलो मैम, मैन्युफैक्चर, हाँ फ्यूल बोलो। वाला तो इनडायरेक्ट हुआ ना। फ्यूल का खर्चा फैक्ट्री का है, तो फ्यूल का, फैक्ट्री एक्सपेंस तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हाँ, तो मैन्युफैक्चरिंग में आएगा ना, इनडायरेक्ट है तो क्या हुआ, फैक्ट्री का खर्चा तो मैन्युफैक्चरिंग में यस आता मैम। है, तो यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट, वो डायरेक्ट एक्सपेंस में इंक्लूड कर दिया है, कोई बात नहीं, हम लोग वैसे ही लिख देते हैं जैसे इन्होंने लिखा है, हम समझ गए तुम बोलना चाह रहे हो, तो कि फैक्ट्री का खर्चा तो इनडायरेक्ट होता है, फिर उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में दिखाया, वो लिख दिया इन लोगों ने, ठीक है। तो हम लोग वही लिख देते हैं और अलग से नहीं लिख रहे हैं, तो ये हमारा हो गया, ठीक है यहाँ पर। अच्छा, अब ट्रेडिंग भी हमें सही करना पड़ेगा, बिकॉज अगर ये चेंज हुआ है तो ट्रेडिंग भी चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ कुछ क्रेडिटर का दे रखा है, देखो क्रेडिटर का कैलकुलेशन क्या करें। क्रेडिटर का यहाँ पर दे रखा है हमारा बैंक बोल के 22 लाख, यहाँ पर 6 लाख दे रखा है, यहाँ पर बैलेंस दे रखा है, ठीक है। तो क्रेडिटर से क्या खरीदा होगा हम लोगों ने, रॉ मटेरियल खरीदा होगा, बैलेंस करके देखो कितना होता है, 22 और 6 कितना हो गया, 28 लाख, और इधर 15 लाख, इधर बैलेंस करने से ही हो जाएगा, यहाँ पर ये अकाउंट को बैलेंस करने से ही तो हो जाएगा। ये रॉ मटेरियल परचेज हो जाएगा ना, क्रेडिटर का जो बैलेंस आएगा वो तो 13 लाख। परचेज है, 13 लाख, तो 13 लाख
क्या परचेस किया होगा हम लोगों ने? रॉ मटेरियल। मैन्युफैक्चरर है तो मार्केट से क्या परचेस करेंगे? रॉ मटेरियल। 13 लाख अगर रॉ मटेरियल परचेस किया है तो यही मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हो जाएगा, यही मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हो जाना चाहिए। अगर कुछ अलग इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो ये हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन है शायद, देख लेते हैं। यहाँ पर 13 लाख तो आ रहा है। अच्छा, 13 लाख रॉ मटेरियल का कुछ बोल रखा है? नहीं, कुछ बोला तो नहीं है। रॉ मटेरियल का हम लोग एक कैलकुलेशन कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल का हम लोग एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। पहले यहाँ पर है 2 ओपनिंग स्टॉक। रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है, ये देखो दे रखा है। रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक कितना? 1 लाख, ठीक है। ये जो अकाउंट है इसको बना लेते हैं, 1 लाख। अच्छा, क्रेडिटर से अभी हम लोगों ने देखा परचेज क्रेडिटर अकाउंट में कितना बैलेंस आया था हम लोगों ने जो खरीदा? 13 लाख। 13 लाख। तो 2 क्रेडिटर बोल के हम लोग लिखेंगे 13 लाख। तो ये परचेस हो गया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस, तो ये कितना हो गया? 14 लाख। अच्छा, अब क्लोजिंग स्टॉक में कितना है ये दिया हुआ है हमें, ये अच्छा नहीं दिया हुआ है क्या? चलो, क्लोजिंग स्टॉक में कितना है रॉ मटेरियल, यहाँ पर दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। अच्छा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये भी नहीं दिया हुआ है। ओके, अच्छा, ये हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पर। ये ट्रेडिंग वाला हम लोग ट्रेडिंग का भी तो नहीं निकाल सकते। 17,94,000 दे रखा है। अच्छा, ये ट्रेडिंग का बैलेंस है ना? ट्रेडिंग में हम लोगों ने ट्रांसफर किया, ये दिखाया जा रहा है। इसको थोड़ा सा सही कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग ट्रेडिंग वाला जो कैलकुलेशन है इसको सही कर सकते हैं। यहाँ पर रॉ मटेरियल वाला ऐसे ही रख देते, ठीक है। तो सारा अकाउंट एक बार लिखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। एक मिनट, यहाँ पर बाई रॉ मटेरियल का यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक होगा जिसका हमें नहीं पता, और यहाँ पर हो जाएगा बाई रॉ मटेरियल कंज्यूम। ये हम लोगों को ऑलरेडी दे रखा है, इसी पैटर्न में ही दे रखा है, ये देखो, बाई रॉ मटेरियल कंज्यूम। अच्छा, इसके बाद हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं, ट्रेडिंग का अमाउंट को रेक्टिफाई करते हैं, ठीक है। करेंट बैलेंस ट्रांसफर्ड, जो ट्रेडिंग में ट्रांसफर होगा, करेंट बैलेंस जो हमें दिख रहा है 17,94,000, ठीक है, ये ट्रांसफर होगा। अच्छा, अब हम लोगों ने डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज नहीं किया होगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज नहीं किया होगा ना, क्योंकि हम लोगों ने तो अपना प्लांट एंड मशीनरी को रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो प्लांट एंड मशीनरी को रिकॉर्ड नहीं किया है तो इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इसको हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। ये खर्चा हम लोगों ने नहीं दिखाया तो खर्चा यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन जो रिकॉर्ड नहीं हुआ था वो 1 लाख का था मशीनरी पे, ठीक है। अच्छा, और वेजेस जो था वो हमारा रिलेटेड था, ये देखो, जो ऑफिस का वेजेस था वो कितना था? ऑफिस का वेजेस था 50,000, तो यहाँ पर ये वाला इंक्लूडेड था ना इसमें, तब जाके ये देखो ये कैसे लाया होगा इन लोगों ने, ये सब ऐड करके। एक्चुअली ये सारा चीज ऐड करके इन्होंने ये खर्चा दिखाया होगा, लेकिन ये ऐड करते हुए थोड़ा सा गलत हुआ है। तो अभी हम लोगों ने रेक्टिफाई किया ना, हम लोगों ने अपना जो ये वेजेस डेप्रिसिएशन है इसको 1 लाख से बढ़ाया, तो ये 1 लाख से बढ़ेगा, ये 1 लाख से बढ़ेगा ना। यहाँ पर 1 लाख ऐड किया था तो इसका टोटल भी 1 लाख बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ का जो टोटल होता है वही तो यहाँ पर ट्रांसफर होता है। तो ये 1 लाख से बढ़ाया। यहाँ पर वेजेस का खर्चा हम लोगों ने 50,000 से कम किया, तो ये भी 50,000 से कम होगा। मतलब हम लोग इस ट्रेडिंग बैलेंस को सही कर रहे हैं जो 17,94,000 दे रखा है। तो वेजेस में 50,000 हम लोग लेस कर देंगे। और क्या रेक्टिफाई किया यहाँ पर? ये जो ऑफिस एक्सपेंसेस है यहाँ पर 44 हटा दिया, तो यहाँ पर ये वाला हटा देंगे ऑफिस एक्सपेंस, तो हमें ये वाला करेक्ट मिल जाएगा 44,000। और ये सब एडजस्ट करने पे कितना आ जाएगा? ये दोनों माइनस करेंगे, 18 लाख आ रहा है। 18 लाख आ रहा है, ठीक है। 18 लाख, तो ये ट्रेडिंग का बैलेंस हो जाएगा 18 लाख। और अगर हमें ट्रेडिंग का बैलेंस 18 लाख मिल जाता है तो हम लोग वहां से निकाल लेंगे कि हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना होगा। बैलेंसिंग फिगर। हाँ, ये काट के यहाँ पर 18 लाख कर देंगे। मतलब तुम लोग को लिखना पड़ेगा ये अकाउंट में, मैन्युफैक्चरिंग मैंने भी वैसे बना रखा है, यहाँ पर लिख देते हैं बाई ट्रेडिंग। ये हो गया 18 लाख। अब इसको एडजस्ट कर दोगे तो यहाँ पर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एज ए बैलेंसिंग फिगर
आ जाएगा। ठीक है, तो ये 18 लाख, इधर भी 18 लाख, कितना हो गया, 3 3 6 2 8, मतलब 10 लाख रॉ मटेरियल कंज्यूम 10 लाख। तो यहाँ पर रॉ मटेरियल कंज्यूम 10 लाख, अगर ये 10 लाख है, ये 14 लाख है, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा, ये इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा, 4 लाख, 4 लाख। 4 लाख हो गया। तो हमें प्रिपेयर क्या करने बोला था, चेक करो, प्रिपेयर करने बोला था मैन्युफैक्चरिंग और रॉ मटेरियल, रिवाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल, तो मैन्युफैक्चरिंग और रॉ मटेरियल दोनों बन गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ भी है, तो ये बता दिया मैंने। और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ना, ये तुम लोग खुद भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा कुछ एडजस्टमेंट दे रखा है, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट विद मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने के लिए बोला है। तो बस ये हमारा जो है कंप्लीट हुआ, इसमें और अलग कुछ करने का जरूरत नहीं है। तुम लोग इसको ट्राई करना, आई होप होगा, नहीं होगा ऐसा बात नहीं है, अगर नहीं होता है तो हम बता देंगे। और जो मैंने बोला कि एक जो मेरा क्लास है उसका वीडियो हम सेंड करेंगे, मतलब फाइनल अकाउंट्स का जो ऐसा एक्सरसाइज है उसका, तो वो तुम लोग कर लेना। ठीक है, फिर आज यहाँ तक ही करते हैं।